गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं जी आप सभी लोग? आज आपका संडे है। देखिए, इसके बाद अब आपके पास कुछ खास दिन नहीं बचे हैं आपके मेंस के पेपर में। इनफैक्ट सीएचएसएल वालों के पास भी कोई खास टाइम नहीं है। आई होप कि आपने एक अच्छा सा प्लान बना रखा है बचे हुए दिन का, चाहे आपके पास 2 दिन है, 4 दिन है, 6 दिन है, जो भी दिन है। आप एक मैच्योर पर्सनैलिटी की तरह पढ़ रहे हैं, एक छोटे बच्चे की तरह से रो नहीं रहे हैं बैठ के कि समय कम मिला, पेपर पहले पड़ गया, पेपर बाद में पड़ गया। क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। जो समय आपके पास उसे कोशिश करके यूटिलाइज कीजिए। और ये बात ध्यान रखिए कि पेपर मुश्किल है तो सभी के लिए मुश्किल है ना? ऐसा नहीं है कि आप अकेले जो है देने जा रहे हैं मेंस। ये सभी बच्चे वाले फॉर्मेट के साथ जिंदगी में पहली बार पेपर देंगे, तो थोड़ा बहुत एंजाइटी सबको होगी, घबराहट सबको होगी। अब उसे कौन कंट्रोल करके जो है अच्छे से पेपर देता है? सरकार को वैसे ही लोग चाहिए। बिकॉज आगे जाके भी जब आप नौकरी करेंगे, देखिए ये जिंदगी का अंत नहीं है। आपको लगता है कि नौकरी ले लेने से सब कुछ हो जाएगा, वो तो स्टार्टिंग है। उसके बाद तो डे वन ऑफ द जॉब होता है ना। उसके बाद आपको करीब 30 साल 35 साल नौकरी करनी है। तो सरकार को ऐसे लोग चाहिए जो सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं कि अचानक कोई काम आ गया ऑफिस में ऐसा, जो कि शांत दिमाग से करना है, सटीक तरीके करना है। सरकार को ऐसे लोग चाहिए, है ना? तो अब ये एक वैसी ही सिचुएशन आपके सामने है। जो शांत दिमाग से इन दिनों में पढ़ाई कर लेगा, पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर देगा, उसकी नौकरी लग जाएगी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। इस क्लास के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस की। अराउंड 60 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एंड अभी तक 3 फाइल्स में आपको अपनी पूरी करा चुका हूँ। ये चौथी फाइल है जो मैं आपको तैयार कराऊंगा। डाउट्स किसी को हो तो क्वेश्चन टैब में आप मुझे भेज दीजिएगा। नहीं, इसमें कंप्यूटर्स में देखिए कृतेश कभी भी बड़ा टारगेट लेके इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज ये समझने वाले क्वेश्चन है। कंप्यूटर क्वालिफाइंग पेपर है। और इसमें समझाते हुए चलूंगा तो पेपर में कुछ अलग सवाल भी बन गए ना तो भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अभी तक अगर आप अपने मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि कंप्यूटर के अधिकतर सवाल आपके बन जाते होंगे। अब बात यह है कि क्या सारे बनेंगे? सारे देखिए नहीं बनते कभी भी, क्योंकि वो मॉक टेस्ट है। अब वो लोग भी इधर उधर से आपके लिए डोमेन बढ़ाने के लिए, जो कि मुझे लगता है सही भी है, वो आपके लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डाल रहे हैं। उसमें कुछ इररिलेवेंट भी डल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। वो सब चलता रहेगा। अपने को बस ये देखना है कि अधिकतर सवाल अगर हमारे बन रहे हैं तो बढ़िया है। अच्छा, मेक श्योर रिवीजन आप जरूर करें डेटा का, बिकॉज कुछ डेटा मैंने आपको ऐसा दिया था जो पढ़ने वाला डेटा था, जैसे शॉर्टकट्स वाला था, या फिर आपका जो इंटरनेट से जुड़ा डेटा था, ARPANET, ये वो उनके ईयर्स को जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। फुल फॉर्म्स वाला डेटा है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। वो मैंने अपनी तरफ से अपना कंटेंट आपको दे दिया है। अब आप जितने सिंसियरली उसे घर पे पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं जी कहानी। बहुत बढ़िया। चलिए जी, देखिए वही सजेशन दूंगा कंप्यूटर के लिए। बड़ा सिंपल सा सजेशन है। कंप्यूटर के लिए आपके पास सच में पेपर में समय होगा। कितनी मिनट मिलेंगे? वैसे तो मैं पूछ चुका हूँ, फिर भी बस आपको याद दिलाने के लिए पूछ रहा हूँ दोबारा। 15 मिनट मिलेंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 20 मिनट होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। बथेरा समय होगा। आपको और मुझे दोनों को पता है कि आखिरी के 5 मिनट आपके ऑलमोस्ट बच ही जाने हैं। तो उसे यूज कर लेते हैं ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। आपने जल्दबाजी में गलत कर दिए 2 सवाल और आप किसी पोस्ट की कट ऑफ से ही बाहर हो गए कंप्यूटर की वजह से, सोचो तो कितना बुरा लगेगा। तो मेक श्योर यू यूज दैट टाइम, यूटिलाइज करें और अच्छे से आंसर दें। जल्दबाजी ना करें। 30 सेकंड का पोल होगा। दिमाग को शांत करें, सवाल को पढ़ें अच्छे से 2 बार, उसके बाद पोल में टिक करें। ठीक है, चलिए पहला सवाल आप सभी के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। स्क्रीन पे फोकस आपका आ जाए। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन कस्टमाइज और चूज, ये वाला सवाल है। नहीं, सही नहीं रहता ना दीपशिका। देखिए, आपको समझना होगा एसएससी की डिमांड क्या है। एसएससी चाहता है ऐसे लोगों को जो मैथ्स रीजनिंग में जल्दी जल्दी सोच सकते हो और जिन्हें नॉलेज हो ज्यादा इंग्लिश की और जीके की, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो। फॉर्मेट बहुत अच्छा बनाया गया है मेंस का। अच्छा है दिव्यांश, अच्छा है। अब देखिए इस सवाल को आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सोचना होगा तब जाके आंसर आएंगे। ठीक है। ठीक है प्रतीक, मैं पूरी कोशिश करूंगा डाउट लेके जाऊं। वो कहते हैं यू कैन कस्टमाइज और चूज प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग्स बाय गोइंग टू क्या। आप एक बात बताओ, क्या मार्जिन को आप इंसर्ट करते हो? मार्जिन तो बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी यहाँ पर कुछ बनाते हो तो ऐसा थोड़ी कि इंसर्ट करने के बाद आता है। ऐसा होता है कि आप बिल्कुल यहाँ से थोड़ी लिखना शुरू करते हैं। वो तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ से इस तरीके लिखना शुरू करते हैं। बाद में हम उस मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा बड़ा घटा के देख सकते हैं। ठीक है। तो इंसर्ट वाला तो नहीं होना चाहिए। इन यू इंसर्ट अ टेबल फोटो और समथिंग, यू नॉट इंसर्ट अ मार्जिन। ठीक है, आप उसे एडिट करते हो। तो आप लेआउट में जाते हो। लेआउट का मतलब वो पेज कैसा दिख रहा है, उसके अंदर मार्जिन आपको देखने को मिलते हैं। देखिए ये मैं आपके लिए फोटो भी लेके आया हूँ। आप सबसे पहले पेज लेआउट में जाएंगे। लेआउट पेज लेआउट एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग जो वर्जन है एमएस ऑफिस के, उसके हिसाब से नाम बदलते रहते हैं। आप सबसे पहले पेज लेआउट में जाएंगे, उसके बाद आप मार्जिन में जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कैसा मार्जिन चाहिए। जनरली जो मार्जिन लगा होता है वो सब तरफ 1 इंच का मार्जिन होता है। आप उसे अमेंड भी कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन पे जाकर आपको जैसा पसंद है वैसा मार्जिन आप चेंज कर सकते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1। देखिए थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाना है कि ड्रॉ थोड़ी करेंगे मार्जिन को, रिव्यू भी नहीं करेंगे मार्जिन को, इंसर्ट नहीं करते हैं। इंसर्ट आप ऐसी चीज को करते हैं जो वहां पे नहीं है, जैसे टेबल फोटो वीडियो एनिमेशन ये सब चीजें। आप लेआउट में जाते हैं और उसमें मार्जिन को सिलेक्ट करते हैं।
ये वन ऑफ द रीजन है कृतेश कि 100 का टारगेट नहीं रखा है, बिकॉज अगर वो 100 पे जाऊंगा तो उसके लिए फिर मैं इतना समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जगह क्वालिटी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस है। गुड मॉर्निंग। नहीं, प्रिंट प्रीव्यू में आप मार्जिन देख लेते हो, ठीक है आलू, लेकिन आप उसे एडिट नहीं कर सकते। प्रिंट प्रीव्यू सिंपली ये है कि प्रिंटिंग से ठीक पहले वो कैसा दिख रहा है, कि पेज वेस्ट ना करके आप उसे बस देख लेते हो वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू में आप जज कर सकते हो मार्जिन कैसे, बट आपको मार्जिन एडिट करने हैं तो आपको पेज लेआउट में ही जाना पड़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। फिर से कह रहा हूं, समय लो, एलिमिनेट करो, एकदम जल्दबाजी करके आंसर दोगे तो 5 मिनट में कंप्यूटर का पेपर पूरा हो जाएगा और 5 ही मिनट में बाहर भी हो जाओगे 2022 के सीजीएल से। 10 लाख रुपए का नुकसान है मिनिमम। एक साल अगर बाद में लगोगे, जूनियर अलग बनोगे, और एक साल में जो आपका पैकेज है वाई सिटी का 4600 का, वो लमसम 9.5 से 10 लाख रुपए का है। बाकी आप जज करें आपको क्या चाहिए जीवन में। ये देखिए सवाल क्या था, डैश कंटेन्स फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग, प्लेस होल्डर बॉक्सेस ऑफ ऑल ऑफ द कंटेंट दैट अपीयर ऑन द स्लाइड। स्लाइड लेआउट के अंदर आपको ये सब देखने को मिलता है। अगला सवाल, in MS PowerPoint, dash lets you copy all of the formatting from one object and apply it to another one. कुछ लोगों ने शॉर्टकट मारा है, कुछ लोगों ने थ्योरी की क्लासेस को स्किप करके सोचा कि सारा तो लगाने का समय नहीं है, सिर्फ आखिरी के 4-5 क्लासेस की प्रैक्टिस करके चले जाता हूँ। ये आपकी गलती है। अच्छा है, ठीक है साइंटिस्ट। देखिए, वो क्या ये एग्जैक्ट चीज आपको मैंने क्लास में नहीं समझाई है, तो मैंने बहुत डिटेल में अपना नाम लिख के आपको समझाया कि भाई डेटा कॉपी नहीं होता, सिर्फ उसका फॉर्मेट कॉपी होता है ना। फॉर्मेट प्रिंटर करके होता है, ऐसा एक ब्रश जैसा कुछ होता है, ठीक है, कुछ ऐसा सा बना होता है। ये अलग अलग वर्जन में अलग अलग दिखता है, कुछ ऐसा है। इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा आपने लिखा है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर आपने एग्जैक्ट लिखा है, अब आप यहाँ पर कोई और डेटा लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने छोटा सा लिखा है राहुल, आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट ऊपर वाले का फॉर्मेट इस पे चिपक जाए लेकिन वो डेटा ना चिपके। जैसे अगर मैं फॉर्मेट प्रिंटर चलाऊंगा तो सबसे पहले मैं एग्जैक्ट पे उसे घुमाऊंगा, फिर उसके बाद जैसे ही मैं राहुल पे क्लिक करूंगा तो वो भी कुछ कुछ ऐसा ही दिखने लगेगा। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? यानी अंडरलाइन भी कॉपी हो गया, बाहर वाला गोला भी कॉपी हो गया, फॉन्ट कलर भी कॉपी हो गया, फॉन्ट साइज भी कॉपी हो गया, और फॉन्ट भी कॉपी हो गया। यानी डेटा कॉपी नहीं हुआ, जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो कॉपी हो गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, फॉर्मेट प्रिंटर। आगे चलते हैं जी। ठीक है राम, सब कुछ कॉपी हो जाता है विकास, सब कुछ ठीक है। आगे चलते हैं। When you're using Dash, you will always be running the most up-to-date version of the apps that Microsoft can offer. This unlocks regular security updates, improvements, and more importantly, access to the latest features and tools as soon as they become available. देखिए, जिनका मेंस का पेपर है और जिनके पास टाइम बचा है, ठीक है, जिन्हें लगता है वो कंप्यूटर के लिए कुछ घंटे निकाल सकते हैं, बेस्ट रहेगा आप रिकॉर्डेड देख लीजिए इस कोर्स को। अगर आपके पास उसका समय नहीं है तो आप उस केस में जो क्लास पीडीएफ्स हैं अपडेट सेक्शन में मैंने डाली है, वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है तो लास्ट की 4-5 क्लासेस जो है उसमें मैंने आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस स्टार्ट कराई है, आप इतना लगा के जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास समय कितना है, आपकी बाकी चीजें कैसे चल रही है। ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का पेपर डब्ल्यू का पेपर नहीं है कि डब्ल्यू में चले गए 0 नंबर ले आए तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसमें 0 आ गए तो खेला खत्म हो जाएगा। तो कंप्यूटर को चिल करते हुए भी नहीं लेना है। अगर ये इतना आसान होता तो मैं कंप्यूटर का कोर्स लाता ही ना। समझ पा रहे हैं? मैं कंप्यूटर का कोर्स लाया ही इस वजह से हूँ बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज मैं कुछ और प्रैक्टिस कोर्स या स्टैटिक वगैरह का कोर्स लाया था। स्टैटिक ऑलरेडी आपके पास पड़ा है रिकॉर्डेड में, इसलिए कंप्यूटर का कोर्स लाया बिकॉज इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है। तो आपने सुना होगा ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट का एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको जो है जो भी लेटेस्ट फीचर्स है वो आपको मिल जाएंगे। ये पेड है, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। आगे चलते हैं। In Microsoft PowerPoint, you want to ensure that your company logo appears on the right and top corner of all the slides in the given presentation. Which of the following views would you use to do this? बहुत बढ़िया सवाल। है ना बढ़िया सवाल, मैं आपको समझाता हूँ। कोई बात नहीं। एक तो आप लोग नाम ऐसे रख के क्यों आते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि आप सिंसियर डाउट भी पूछते तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या चल रहा है। नॉर्मल सा अपना नाम रखिए। आपको अपना नाम पसंद नहीं है क्या?
आपको ये नाम इतने सबको पसंद है तो ये आधार कार्ड पे इस नाम को कराइए, इट इज अलाउड, सच में अलाउड है। आप जाइए आधार सेवा केंद्र में, 50 या 70 रुपए लगते हैं, 100 नहीं लगते। वहां जाओ, रेटिना स्कैन कराओ, अंगूठे लगाओ, नाम बदलवा लो। हाँ सच में इट इज पॉसिबल, क्या बात कर रहे हैं। देखिए नाम आपका घर वालों ने इतना सोच समझ के मेहनत करके रखा है, तो वो नाम रखिए। आपको अगर वो नाम नहीं रखना तो कोई नॉर्मल सा दूसरा नाम रख लीजिए। आपको चाहिए कि मैं अपना नाम किसी को ना बताऊं, तो दूसरा जेन्युइन नाम कॉपी कर लो, उसमें सच में वो लगेगा कि हाँ भाई कोई और ही है। ऐसे ये फर्जीपना क्या। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यू वांट टू इंश्योर दैट योर कंप्यूटर, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। आपने कभी जो है पीपीटी देखी है मेरी स्पेशल क्लास की, उसमें आपको जो है टॉप पे एक बैनर दिखता है, बॉटम राइट में एक बैनर दिखता है ना। ये बैनर जो है, चाहूँ तो मैं बार बार हर स्लाइड पे लगा सकता हूँ। मैं बहुत बार ऐसा ही करता हूँ, हर स्लाइड पे लगा लेता हूँ। कभी कभार क्या है कि मैं जो है उसे स्लाइड मास्टर के अंदर जाके लगा देता हूँ। एक और चीज, आपने रीजनिंग का अगर मेरा कोई कोर्स लगाया है, या कुछ समय पहले मैंने आपको एमसीक्यू कोर्स में यहाँ पे स्लाइड नंबर दिखाए थे, याद है 1 2 3 4 करके लिखा हुआ था, याद होगा आपको। अब वो एंटर करना मैनुअली कितना मुश्किल है। पहले मैं एक स्लाइड पे जाके 1 लिखूंगा, फिर 2 3 4 5 6, अब उसे हम फुटर से लगाते हैं ना। आपने सुना होगा फुटर, लेकिन फुटर में तो छोटा सा दिखता है। अब मुझे तो उसका फॉन्ट बड़ा दिखाना है, जिससे मोबाइल वाला बच्चा भी उसे क्लियरली पढ़ पाए। तो इसका क्या सॉल्यूशन है। अब मैं हर स्लाइड पे जाके उसे सिलेक्ट करके उसका फॉन्ट तो बढ़ा नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा ना, स्लाइड मास्टर में जाता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर तो आपको जब आप आगे जाते हैं ना, यहाँ व्यू में आप जाएंगे तो व्यू में एक चीज होती है स्लाइड मास्टर, वो करके खुल जाता है। ठीक है, इसमें हाँ इससे काम चल जाएगा। तो उसमें ना साइड में इस तरीके से स्लाइड्स आती है, जैसे जो बाय डिफॉल्ट स्लाइड जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, मान लेते हैं वो इस फॉर्मेट की है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो वो स्लाइड जो है बड़े रूप में मुझे यहाँ पर देखिए, आप समझ पा रहे हो। जैसे मैं अगली स्लाइड पे क्लिक करूंगा तो इसी का बड़ा वर्जन यहाँ पे खुल जाएगा। अब मुझे पता है कि जो मेरा फुटर है वो यहाँ पर है बॉटम में, थोड़ा समझ लेना क्योंकि इससे मुश्किल सवाल भी बन सकते हैं। वो मेरा फुटर यहाँ पर है ना दोस्तों, मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और इसका फॉन्ट बढ़ा दूंगा। मैंने इसका फॉन्ट मान लेते हैं 28 कर दिया ना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे क्लोज कर दूंगा, क्लोज मास्टर के क्लोज हो गया। उसके बाद जहां पर भी मेरी एक्चुअल स्लाइड्स के अंदर मुझे फॉन्ट दिखेगा, फुटर दिखेगा, वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे दिखेगा, उसी बड़े वाले फॉन्ट का दिखेगा। आप बात को समझ पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये फुटर यहाँ नहीं है, स्लाइड नंबर मुझे चाहिए यहाँ पर, तो मैं इसे उठाकर यहाँ पे डाल दूंगा। या मान लेते हैं मुझे स्लाइड नंबर यहाँ पर चाहिए, कि बॉटम में तो मैं पीएमवाईटी वाला वो लगाता हूँ है ना, तो वो अगर वहां पे लगाऊंगा तो फुटर दिखेगा ही नहीं। तो मैं इस डब्बे को उठाकर यहाँ पे ले जाऊंगा और जो भी उसमें एडिट करूंगा वो मुझे हर स्लाइड पे विजिबल होगा। आप समझ पा रहे हैं ना बात को। यहाँ से अजीबोगरीब भाषा के सवाल बनेंगे, जैसे कितना अजीब सवाल बनाया इन्होंने। इन एमएस पावर पॉइंट यू वांट टू इंश्योर दैट योर कंपनी लोगो अपीयर्स ऑन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ ऑल दी स्लाइड। कितना बढ़िया सवाल इन्होंने बनाया। तो आप सीधा क्या करेंगे, स्लाइड मास्टर में जाके उस लोगो को वहां पे चिपका देंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे उसे, तो वो हर स्लाइड पे आपको वहां पर दिख जाएगा। आई होप आप बात पूरे तरीके से समझ पाए हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल। नहीं, नंबर आपको नहीं टाइप करना कोई एक्सोटिक। मैंने अगर वहां पर जैसे देखो मैंने फुटर सिलेक्ट करा कोई एक्सोटिक, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट एक पट्टी बनी आएगी क्योंकि मैंने फुटर सिलेक्ट कर रखा है। अब वहां पर जब मैं उसका फॉन्ट वगैरह सब बढ़ा दूंगा और क्लोज कर दूंगा, तो अगर आपने 1000 स्लाइड्स भी ऐड करी है तो ऑटोमेटिकली हर स्लाइड पे 1 2 3 4 5 6 बना आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। कुछ इसी तरीके है सुमित, वो मेरे पास ऑलरेडी कुछ डेटा है डिफॉल्ट में मैंने क्रिएट करा हुआ है, वो मुझे इसी तरीके मैं उसको इसी तरीके हर स्लाइड पे लगा देता हूँ। चलें आगे, डाउट क्वेश्चन टैब में भेजिए प्लीज। हेडर में जनरली टाइटल आता है मनोज। देखिए जो हेडर फुटर है, नाम इनका हेडर है तो वो ऊपर आएगा, फुटर नाम इनका फुटर है तो फुट में नीचे की तरफ आएगा। आप जिसमें जो चाहे डेटा ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने इसी के अंदर जो है नाम लिख दिया कंपनी का, तो वो उसी में आ जाएगा, है ना, इस तरीके है। तो लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आप लिख रहे हैं मनोज वो सही है। यस, फुटर का पर्पस ही ये होता है हिमांशु, जब आप फुटर लगाएंगे और आप स्लाइड पे क्लिक करेंगे, स्लाइड के आगे कैसा डब्बा होता है उस पर क्लिक करेंगे, एंटर स्लाइड नंबर, तो ऑटोमेटिकली वो हर पे चेंज होता रहेगा। To insert a table of contents in MS Word, you would need to go to the dash menu tab. अब क्या ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला नहीं था, सोच के देखो। आपसे वो कहता है टू इंसर्ट अ टेबल, तो इंसर्ट करना के लिए आप डिजाइन में नहीं जाएंगे, लेआउट में नहीं जाएंगे, रेफरेंसेस में नहीं जाएंगे, आप जो है रेफरेंसेस में नहीं जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, पोल नहीं आया कोई बात नहीं, स्कोर में +1 कर लीजिएगा। स्लाइड मास्टर में पूछ रहा हूँ, स्लाइड मास्टर में बाय डिफॉल्ट कोई नंबर लिखा हुआ नहीं आता, स्लाइड मास्टर में हैश बना हुआ आता है। इसमें मुझे दिख नहीं रहा क्या बना हुआ आ रहा है, हैश बना आ रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप हैश के साथ खेलते हैं, वहां पर एक ऐसा हैश बना हुआ आएगा बस। ठीक है, मेरे पार्ट पे क्या है, जब मैं जूम करता हूँ तो बॉटम राइट मुझे नहीं दिखता, बट आई होप वहां पे कहीं हैश बना होगा, आप देख लेना। मेरा आपका इंटरफेस बहुत अलग होता है, तो उस हैश को आप जूम में, आप उस हैश का फॉन्ट बढ़ाओगे, फॉन्ट चेंज करोगे, जो भी इस हैश के साथ होगा, यहाँ पर आपको नंबर नहीं दिखेगा। ठीक है, जब आप उसे बंद कर दोगे तो वही सेम इफेक्ट आपको हर स्लाइड पे दिख जाएगा।
आगे चलते हैं। हाँ कुछ बना हुआ है ऐसा, चलो आगे चलते हैं। एक बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल। जिनका गलत है वो तो हैरान है ही, जिनका सही है वो और हैरान है कि अरे मैं तो बड़ा लकी हूँ। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डाउट्स क्वेश्चन टैब में भेजिए रितिका। मैं आप किस किस को सवाल समझ में नहीं आया, ये सवाल बेहतरीन सवाल है। ये मान के चलिए कि अगर आ गया तो इससे बेकार परफॉर्मेंस होगा सीजीएल के बच्चों का, क्योंकि आप लोग तो फिर भी प्लस पे हैं, आप लोग एफर्ट लगाते हैं, आपने सब चीजें देख रखी हैं। लोगों को इतना भी नहीं आता, तो सोचिए ये रैंक बिल्डर क्वेश्चन है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कल एक बच्चे ने सवाल मुझसे पूछा था, किसी क्लास के एंड में, शायद रात 10 से 12 वाली क्लास के एंड में था, वहां से ये सवाल जो है मैंने क्रिएट करा है आपके लिए। देखिए याद है ना किसने पूछा था, उसी से मिलता जुलता लेकिन अलग सवाल है। थोड़ा सा समझाता हूँ, 2 मिनट लूंगा इसके लिए, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं मेरे पास एक एक्सेल है, ओके प्लीज। यहाँ पर मैं लिख दिया ABCD 1 2 3 4 5 6, ये रो नंबर है, वो कॉलम नंबर वगैरह। ध्यान से समझिएगा, इसमें मैंने यहाँ पर डेटा ऐड करा है। फॉर एग्जांपल ये इसमें मैंने 10 20 30 40, यहाँ पर मैंने ऐड करा है 200 300 90, और यहाँ पर मान लेते हैं 100। यहाँ पर है 0.1 0.4 0.8 1.2, यहाँ पर है 29 31 62 38। अब मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाया ऑटो सम का, चीजों को समझना। मैंने इस सेल पे क्लिक करा, बड़े ध्यान से समझना। मैंने इस सेल पे क्लिक करा और ऊपर मैंने ऑटो सम करके ऑप्शन आता है, उसे मैंने प्रेस करा। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसे हाईलाइट कर देगा। यानी ऑटो सम का मतलब है कि इनका सम करना है कि जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर वो 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 100 लिख के दे देगा। क्या बात को आप समझ पाए? या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपने इसमें इज इक्वल टू सम ब्रैकेट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 करा। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसकी जगह इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में A1 डॉट डॉट A5। दोनों तीनों तरीके, A5 नहीं आएगा, A4 तक आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? जो पॉइंट है वो समझ पा रहे हैं ना? मैसेज जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, मैं नंबर्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा इस समय, मैं कॉन्सेप्ट समझाने पे कर रहा हूँ। यानी आप तीनों तरीके इस काम को कर सकते हैं। पहला है, आप इधर गए, आपने ऑटो सम दबाया, वो अपने आप रेंज आपको दिखा देगा। बाय डिफॉल्ट वो ऊपर की या साइड की दिखाता है, डिपेंडिंग की कंटेंट कहाँ पर है। आपने एंटर दबाया, 100 आ गया। अब आप सोचो कि अगर आपको ऐसे 25 कॉलम्स हैं, उनमें आपको डेटा लगाना है, तो क्या आपको 25 टाइम्स ऑटो सम लगाना होगा? ये तो बहुत से जल्दी वाला काम है, कौन बार बार ऑटो सम पे क्लिक करेगा? तो हम क्या करते हैं, इस सेल पे क्लिक करेंगे, ध्यान से सुनिएगा बड़े। इस सेल पे क्लिक करके कंट्रोल C कॉपी करा, और इधर क्लिक करा और दबा दिया कंट्रोल V। जैसे ही आप फॉर्मूले को यहाँ पर लगाएंगे, वो 100 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 200 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 100। आप समझ पा रहे हैं? और भी कई तरीके हैं, जैसे आप राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट एज फॉर्मूला, बहुत चीजें होती हैं। बट मैं वो समझा रहा हूँ जो हर बच्चे के दिमाग में इस समय चला जाएगा। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? जी हाँ मर्जीत आलू, बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं, कई तरीकों से कर सकते हैं। मैं आपको वो तरीका समझा रहा हूँ जो हर किसी के दिमाग में चला जाएगा। तो क्या यहाँ पर आपको 690 देखने को मिलेगा? मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने सबसे पहले यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाया, उससे मेरा कोई भी आंसर आ गया। वो फॉर्मूला हो सकता है A1 इंटू A2 माइनस A3 माइनस A4, कुछ भी, वॉट एवर इट में भी, ठीक है, कुछ भी लगाया। जैसे ही मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करा, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। यानी अगर A5 इज इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे पहले फॉर्मूला से A5 इज इक्वल टू था सम A1 से A4, तो जब मैं उस फॉर्मूला को B5 में कॉपी करूंगा तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल समझ जाएगा कि मुझे B1 से B4 तक का करना है। जैसे ही मैं बाय डिफॉल्ट उसे D5 में पेस्ट करूंगा तो वो समझ जाएगा मुझे D1 से D4 का करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यस दीपशिका, और भी कई तरीके, आप सीधा ड्रैग करके उस फॉर्मूला को जहां तक लेके जाएंगे सब जगह वो लग जाएगा। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपने यहाँ से कॉपी करा, आपने इस पूरे को एक साथ मार्क करा और पेस्ट कर दिया, तो उससे जहां जहां पे सेल्स है वहां पे वो पेस्ट हो जाएगा। कई तरीके होते हैं। अब लेकिन इसमें एक समस्या है। मान लेते हैं कि कोई ऐसा डेटा है जो आप डेटा चेंज नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कुछ भी हो जाए, कुछ भी, जो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 है, आप चाहते हो B के केस में भी आए A1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं?
मैं अभी एक बार दोबारा नए एग्जांपल से समझाऊंगा श्वेता, ये एक टॉपिक ही है जो छोटा सा मैं एमसीक्यू के रूप में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। आपने क्वेश्चन में देखा डॉलर, यहाँ पर डॉलर आपको दिख रहा है डॉलर। अब आपने A3 के अंदर पेस्ट करा है, अब ध्यान से सुनिएगा, A3 के अंदर लिखा है A1 में जो डेटा है मल्टीप्लाई उसे कर देना इससे, ठीक है। अभी के लिए आप डॉलर को भूल जाओ, तो आंसर जो आएगा क्या वो A1 इंटू A2 आएगा 20। A3 के अंदर हाँ या ना हो तो ना करो, हाँ है तो हाँ करो, कुछ तो करो। आप डॉलर को भूल जाओ, आप इसे ऐसे मान लो, बस कुछ नहीं लिखा, डॉलर वगैरह कुछ नहीं है। आप ऐसे देखो A1 इंटू A2 है। अगर मैं इस डॉलर को हटा देता हूं और इस सेम क्वेश्चन को आपसे पूछता हूं, तो वो कहता है सेल A3 को मैंने B3 में कॉपी करा, तो B3 का जो फॉर्मूला बनेगा वो A की जगह B हो जाएगा, बस और कुछ भी फर्क नहीं आएगा। तो B3 में जो आंसर आएगा वो आएगा 6 8 48। अगर सवाल में डॉलर ना होता तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होता, बट डॉलर है। वो डॉलर कहता है कि जहां जहां पे डॉलर लगा हुआ है वो आप चेंज नहीं कर सकते। यानी जब B3 के फॉर्मूला बनाने की बारी आई थी तो ये ऐसे ही लिखा गया, इसमें कहीं डॉलर नहीं था तो आपने A की जगह B बना दिया, बट क्योंकि यहाँ पे डॉलर लगा हुआ था तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। आपको इसे मजबूरन में A के आगे डॉलर है तो वो सेम कॉपी करना होगा। आपने देखा क्या 2 के आगे भी डॉलर है, जी हाँ, सेम कॉपी करना होगा। यानी आंसर जो आएगा वो आएगा B1, B का 1 यानी 6 इंटू A का 2, A का 2 दैट इज 5 30। बनाना बेहतरीन सवाल। चलो एक सवाल अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे, रुकिए। अब मैं आपके लिए सेम क्वेश्चन में डेटा को चेंज करता हूं, मेरे कहने से आप मुझे इसका आंसर बताएं। A3 था इंटू A2, तो B3 कितना होगा? सब रिपीट करूंगा ऋतिक, चिंता मत करो, ये क्वेश्चन जब खत्म होगा तब तक सब समझ आ जाएगा, अभी प्रोसेस में है डेटा, अभी तो बहुत कुछ बचा है। मैंने गलत लिख दिया, माफी चाहेंगे, ये A1 होगा, मैंने दोनों जगह A लिख दिया है, A3 है ऐसा। A1 को सेम रखना, यानी एक्चुअल जो फॉर्मूला बनेगा वो A1 इंटू B2 बनेगा, A1 इंटू B2, 32 इज द आंसर। अब मैं आपसे चाहता हूं थोड़ा सा रीडिंग कराना, क्या आप रीडिंग करेंगे मेरे लिए? मैं कुछ डेटा आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, वो डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट का ही डेटा है, और अखिल इसका आंसर मिल जाएगा। आपके मन में शायद ये सवाल होगा कि सिर्फ A के आगे डॉलर होगा तो क्या होगा, सिर्फ 2 के आगे डॉलर होगा तो क्या होगा। आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ निशा, उसे पढ़िएगा, उसके बाद में एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा, फिर ये डेटा पैक कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आप इसे रीड करके दिखाइए मुझे, रीड करिए। डॉलर साइंस का पर्पस क्या होता है, मैं आपकी मदद करता हूं, देखिए आराम आराम से पढ़ेंगे छोटे बच्चे की तरह। यू प्रोबेबली नो दैट अ फॉर्मूला कैन रेफर टू सेल्स। रेफर टू सेल्स का मतलब ये है कि A3 का मतलब हो सकता है A1 प्लस A2, यानी A3 अपने आप में कुछ नहीं है, इट इज रेफरिंग द डेटा फ्रॉम A1, द डेटा फ्रॉम A2 एंड एडिंग इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? A3 अपने आप में कुछ नहीं है, A3 कहता है मैं तो वो हूं जो A1 और A2 के जोड़ के बराबर है। अगर A1 बदला तो A3 बदला, अगर A2 बदला तो A3 बदला। क्या आपको पहली लाइन का मतलब समझ आया? That's one reason Excel formulas are so powerful. The results can change based on changes made in other cells. ये मैं जानता हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ एक्सेल में। एक जगह भी डेटा गलत डाला तो फॉर्मूला गलत हो गया। अब एक फॉर्मूला गलत हो गया क्योंकि वो बाकी जगह कॉपीड होता है तो सब कुछ गलत हो गया। ये होता है, इट इज वेरी कॉमन, जो भी एक्सेल यूज करते हैं वो जानते होंगे। When a formula refers to a cell, it uses cell reference. In the A1 reference type by default, जैसे A1 is equal to करके 3 तरीके के सेल रेफरेंस होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव या मिक्स्ड। क्या आपको अभी तक मोटी मोटी बात समझ आई? वो ये कहना चाहते हैं कि फॉर्मूला में दूसरे सेल का डेटा होता है, अगर दूसरे सेल में चेंजेस होंगे तो फॉर्मूला की वजह से नए वाले सेल के अंदर भी डेटा बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इस 10 की जगह पे 1 लिख दूंगा तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा, मुझे यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना। मैंने इसकी जगह 100 कर दिया तो अपने आप ये चेंज होकर 190 बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस की तरफ। देखिए, the dollar sign fixes the reference to a given cell so that it remains unchanged no matter where the formula moves. अभी समझ नहीं आएगा, अगले पेज पे आएगा। In other words, using dollar in cell references, मैं इसे देसी भाषा में डॉलर बोल रहा हूँ बिकॉज वैसा ही दिखता है, allows you to copy the formula in Excel without changing references. और पढ़ते हैं थोड़ा सा। Absolute cell reference क्या होता है? When a formula contains an absolute cell reference, no matter which cell the formula occupies, the cell reference does not change. Example के तौर पे देखिए, इन एन एब्सोल्यूट रेफरेंस ईच पार्ट ऑफ द रेफरेंस, द लेटर दैट रेफर्स टू द रो एंड कॉलम नंबर इज प्रेसीडेड बाय अ
डॉलर साइन। अगर कहीं पर A1 दोनों के आगे डॉलर बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमेशा फॉर्मूला में A1 ही आपको दिखेगा। क्या इस बात को आप समझ पाए दोस्तों? आप रिलेटिव की तरफ मत भागिएगा, मेरे साथ साथ चलिएगा, मैं आप ही के लिए कर रहा हूं। यानी अगर कहीं पे फॉर्मूला है आपका A3 इज इक्वल टू प्लस A4, तो अगर मैं B3 बनाऊंगा फॉर्मूला कॉपी करके तो यहां पर B4 हो जाएगा, लेकिन आगे वाला जो समान है वो सेम रहेगा, वो नहीं बदल सकता, वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। अगर मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं B29 तो यहां पर B30 हो जाएगा, लेकिन यहां पर नहीं बदल सकता, वो फिक्स है। सर A4 B4 क्या हुआ? समझा नहीं, क्या हुआ मतलब? ये सेल की पोजीशन है श्वेता, कोई क्लासेस आपकी शायद मिस हुई होंगी, सेल नंबर है। A4 का मतलब होता है कि A कॉलम का चौथा सेल, ये वाला। इसे क्या बोलूंगा? इसे C3 बोलूंगा। C कॉलम का तीसरा सेल, C कॉलम थर्ड रो का सेल। समझे? क्लासेस मिस नहीं करनी है, कम समझ में आएगा, ये गलती मत करिए। रिलेटिव सेल रेफरेंस ये क्या होता है? रिलेटिव सेल रेफरेंस चेंजेस इफ द फॉर्मूला इज कॉपीड और मूव्ड टू अ डिफरेंट सेल। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि अगर डॉलर नहीं बना हुआ, ठीक है, इफ यू मूव और कॉपी द रेफरेंस चेंजेस बाय द सेम नंबर। ये है ये वाली बात कि B3 से B4 का रिलेशन जो है वो कैसा है, वो आपका है रिलेटिव का। यानी B3 की जगह B29 होगा, यहाँ पे 3 से एक बड़ा 4 है तो ऑटोमेटिकली 29 से एक बड़ा 30 हो जाएगा। क्या आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फर्क समझ आया? जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसके अंदर ये इनका रिलेशन जो था A3 का A1 के साथ रिलेटिव था, लेकिन A3 का A2 के साथ एब्सोल्यूट था। विकास, मैं जानता हूँ ये भारी है, तभी तो कवर करा रहा हूँ बेटा। एक टीचर के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो बच्चों को परेशान करके सिखा देना या क्वेश्चन को स्किप कर देना। मैं सिखाने वालों में से हूँ, मैं स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मुश्किल हो रही है लेकिन पेपर में एक सवाल सही हो जाएगा, मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए आगे। एक और चीज होती है मिक्स्ड। ये कैसे काम करता है? अब मिक्स्ड रेफरेंस यूजेस डॉलर साइन ईदर इन फ्रंट ऑफ द रो और कॉलम। जैसे कि आपको ऐसा बना हुआ दिख गया तो इसमें क्या होगा, ए तो चेंज हो जाएगा, वन चेंज नहीं होगा। अब एक काम करता हूं, मैं अपने तरीके आपको इसे समझाता हूं, ये तो बड़ी कहानीबाजी हो गई, ध्यान से बात को समझना। अब स्क्रीन पे फोकस आ जाए, इतना टफ होगा पेपर में क्वेश्चन। अदिति, ये सवाल गुस्सा दिलाने वाला है। आप एक बात बताइए, आपके सामने सवाल है, आपको पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ लो। पेपर मुझे नहीं पता, मैं एक टीचर हूँ, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता पेपर में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, आपको कराया जा रहा है, आप उसे सीख लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं पूछेगा तो आप स्किप कर दीजिए, मतलब इससे पोलाइटली मैं कन्वे नहीं कर सकता अपना मैसेज। आप लोगों को लगता है कि ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड सिंपली क्लोज योर आईज, क्लोज योर ईयर्स फॉर 5 मिनट्स। ये क्वेश्चन पूरा होगा तो अगले सवाल पे फोकस कर लेना, ठीक है? अपना नुकसान मत कीजिए। ये YouTube वाले लोगों पे मुझे गुस्सा आता है, आपको ऐसा शो करते हैं कि लाइफ इज वेरी इजी, इट इज नॉट। आपको आगे जाके पता है एज एन इंस्पेक्टर इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी है, पूरा GST लॉ मैनुअल पढ़ना है, टैरिफ की किताब अलग है, दुनिया भर की किताबें। आपको लगता है CSS आप लग जाएंगे, 9 to 5 नॉर्मल जॉब है, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी नोटिंग ड्राफ्टिंग आपने करनी होती है, दिन भर फाइल पुटअप आप करते रहेंगे, उसमें लंबे लंबे आपको लेटर्स बनाने होते हैं, डेटा इतना सारा इकट्ठा करना होता है। जो आप RTI फाइल करते हैं ना, ये RTI आपको प्रोसेस करनी है। तो लाइफ इज नॉट दैट इजी। आप सोच रहे हैं कि 5 मिनट मुश्किल डेटा आ गया जो आपके लेवल से ऊपर है तो आप हार गए, इट इज नॉट दैट इजी। आपको सरकार 70,000 दे रही है तो 70,000 के लायक आप पहले बनिए, आप समझिए इस बात को। 70,000 सैलरी है आपकी, तो मेक श्योर उस लेवल के बारे में थोड़ा सा खुद को मेंटेन करके चलिए, ठीक है? आगे चलते हैं। खैर, देखिए दुख होता है जब मुझे दिखता है एक बच्चा अपना लॉस कर रहा है, बस वहां पर आके थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। अदरवाइज आपको पता है मैं अपने पूरे कोर्स में शायद ही 1-2 बार कहीं डांटता हूँ। चलो फोकस करें, कोई बात नहीं, आपकी गलती थी, मैंने आपको सुना दिया, टेक इट पॉजिटिवली और स्क्रीन पे फोकस कीजिए। मैं नहीं सुनाऊंगा तो फिर कौन ही सुनाएगा? चलो फोकस करो, अब बात को ध्यान से समझना। एक फॉर्मूला आपके लिए बना के दिखाता हूँ मैं। एक तो एक्सेल मैंने ऐड नहीं करी है, एक्सेल ऐड कर लेता तो काफी अच्छा रहेगा। रुकिए, मुझे आप आधे मिनट का समय दीजिए, मैं एक स्क्रीनशॉट आपके लिए जो है ऐड कर रहा हूँ, आप बने रहिए प्लीज सेशन में। अब काम काफी आसान हो जाएगा मेरा और आपके लिए समझना काफी आसान हो जाएगा। देखिए, मैंने एक अभी अभी अपनी एक्सेल से एक जो है स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए यहाँ पर ऐड करा, इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले दिस इज दिस सेल एड्रेस। अगले 2 मिनट के लिए आपको समझ में आए या ना आए, आपका फोकस नहीं हटना चाहिए, कमेंट सेक्शन खाली होना चाहिए, ठीक है?
ये A1 है, यानी ये बताता है कि सेल जो है A नंबर कॉलम के 1 नंबर रो पे है। अगर मैं इस पे आ जाऊंगा तो अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या लिखा आएगा सेल एड्रेस में। E6 पहले कॉलम फिर रो, ठीक है। अब फटाफट से थोड़ा सा दूरदर्शिता आपसे मैं चाहूंगा, इसका बताइए क्या लिखा आएगा। आपने देखा आई, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे I11 बन जाएगा, ठीक है। ये आपको मैंने सेल एड्रेस के बारे में थोड़ा सा समझा दिया। अब मैं इस डेटा का यूज करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ डेटा आपके लिए ऐड करा। यहाँ पर मैं लिखा 12, यहाँ पे लिखा 13, यहाँ पे लिखा 11, यहाँ पे लिखा 9, यहाँ पे 7 और यहाँ पर 8। और अब ये मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया, इज इक्वल टू सम B1 से B1 प्लस B2 प्लस B3। इस तरीके से थोड़ा सा और छोटा करते हैं फॉर्मूला को, 3 ही रखते हैं। मैंने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल टू सम B1 प्लस B2 प्लस B3। तो जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा यहाँ पर लिख के आ जाएगा 36। क्या इस बात को आप समझे? यहाँ पर 36 लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं आगे चला, मैंने यहाँ पर देखा कि डेटा था यहाँ पर 2 3 4। मैंने इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा निकल के कितना, 9। क्या आप बात को समझ पाए? क्योंकि एक्चुअली जो फॉर्मूला यहाँ पर मुझे दिख रहा होगा, यहाँ पर ना फॉर्मूला लिखा हुआ आता है। जब मैं इस सेल पे देखूंगा तो इस सेल में 36 लिखा होगा। यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर दबा दूंगा ना तो ये डेटा गायब हो जाएगा और यहाँ पर वो 36 लिख के देगा मुझे। लेकिन जब वो इस सेल के ऊपर होगा तो यहाँ पर वही अभी भी फॉर्मूला आ रहा होगा, इज इक्वल टू सम B1 प्लस B2 प्लस B3। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ऊपर फॉर्मूला लिखा आएगा, नीचे वैल्यू लिखी आएगी। जैसे ही मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा अगले वाले पे, इस पे, तो यहाँ पर 9 लिखा आएगा, लेकिन ऊपर लिखा आएगा यहाँ पर D1 D2 D3। अब मैंने थोड़ा सा चेंज करा अपने फॉर्मूले में, पुराने वाले में। मैं फिर से इसी सेल पे गया अपना 36 वाले पे, इस सेल पे मैं पहुंच गया। यहाँ पर लिखा होता है इज इक्वल टू सम B1 प्लस B2 प्लस B3। मैंने इसके आगे यहाँ पे डॉलर चिपका दिए और अब इस फॉर्मूले को कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया अगले वाले में, इसमें। तो उससे क्या होगा कि वो फॉर्मूला जब मैंने कॉपी करा है ना, तो वहां पर नया फॉर्मूला जो क्रिएट होगा वो होगा इज इक्वल टू सम B की जगह तो D हो जाएगा, क्योंकि ये B4 था, ये D4 है, तो हर जगह जहां B है उसकी जगह D हो जाएगा। लेकिन यहां पर अभी भी सेम दिखेगा वो, क्योंकि डॉलर ने उसे अपने साथ बांध लिया है। क्या बात को समझ पाए? तो यहां पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो D2 D3 के साथ B1 की वैल्यू निकल के आएगी, यानी 12 3 15 19 लिखा हुआ आएगा। समझ पा रहे हैं? डॉलर देखो, रुपए से आप कंपनी के साथ बंध जाते हो ना, चाहे वो भारत सरकार हो या वो आपकी प्राइवेट जॉब हो, रुपए के चक्कर में तो बंधे रहते हो उससे कि भैया रुपया मिल रहा है वहां से। तो यहाँ पर डॉलर ने उस इंसान को अपने से बांध लिया है। बाकी सब तो निकल के चले गए, लेकिन क्योंकि उसे डॉलर मिल रहा था तो उसने कहा नहीं यार मैं यही रहूंगा, मैं चेंज नहीं कर सकता अपनी नौकरी, क्योंकि पैसा आ रहा है, घर चल रहा है यहाँ से। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? थोड़ा थोड़ा मैंने आपको जुगाड़ के रूप में बता दिया है। डॉलर जहां पर दिख गया वो डेटा चेंज नहीं होगा, ये मैंने आपको समझा दिया। सर इट इज ऑल्सो रिप्लेसिंग द D1 ऐड ही नहीं होगा। D1 डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्मूला तनुश्री, बिकॉज D1 की जगह पे यहाँ पर ये लिखा हुआ, तो D1 में कुछ भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सब समझाऊंगा रश्मि, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। अब एक और चीज मैं अब थोड़ा सिंपल वे में समझाता हूँ। मान लेते हैं ये डेटा ये डेटा ये डेटा कॉपी करके यहाँ पर आता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करके अगर यहाँ पर लगाऊंगा, ध्यान से बात को समझना, तो क्या ये मेरा कॉमन सेंस नहीं कहता कि इसमें ये डेटा और ये डेटा आएगा? सोच के देखना थोड़ा। अगर इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये प्लस ये आएगा। अब मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा, अपने कॉन्सेप्ट पे आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर वो एब्सोल्यूट वाली बात लगा देता, ये वाली अपना डॉलर वाली, तो इन एनी केस इसके अंदर डेटा जो आता वो आता आपका ये और ये। काले वाले के अंदर भी डेटा आता ये और ये, क्योंकि उसके आगे डॉलर लगा हुआ है। अब आते हैं जी, एक और मैंने आपको आखिरी बताया था मिक्स्ड में क्या चलता है, जैसे कहीं पे सिर्फ आपने रो नंबर के आगे लगा दिया तो कॉलम चेंज होता रहेगा, रो चेंज नहीं होगी। कॉलम चेंज होता रहेगा, रो चेंज नहीं होगी। जैसे कि मैंने B4 लिखा था, सम $1 प्लस B2 प्लस B3, तो जो D4 लिखूंगा उसमें सम में आएगा यहाँ पर D2 प्लस D3, और यहाँ पर $1 तो सेम रहेगा, बस B की जगह D हो जाएगा। अब आप कहोगे तो बड़ा सिंपल हो गया, सच में सिंपल ही है। अब ये इससे इंपैक्ट इस वजह से नहीं आया बिकॉज हमने सेम कॉलम के अंदर सब कुछ लिया है। अगर आप कॉलम रो सब कुछ बदल के अजीबोगरीब फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे इसका भी इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट अभी के लिए जिसके आगे डॉलर है उसे ऐसे ही उठा लेना है आपको। अब आ जाते हैं अपने सवाल पे। आप ईमानदारी से पढ़िए, देखिए कि आपको समझ आ गया। ये क्लास 12 बजे तक है।
जिसके आगे डॉलर है उसे ऐसे ही मान लेना जैसे वो लिखा हुआ है। जैसे अगली बार B3 पूछेगा तो आपने देखा A1 की जगह B1 कर दिया, इनटू का साइन इनटू लगा दिया, डॉलर के आगे A है तो ऐसे ही लिख लिया, डॉलर के आगे 2 है ऐसे ही लिख लिया। तो A2 की वैल्यू लिखी, A2 आ रहा है 5, B1 जो है उसकी वैल्यू है 6, मल्टीप्लाई करके हो गया 30। व्हाट विल बी डॉलर B1 प्लस B2 प्लस B3? सेम जो B1 प्लस B2 प्लस B3 है। यस हिमांशु, यस कीबोर्ड में भी अगर आप देखेंगे तो जो नमपैड होता है इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको प्लस माइनस कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, देख लेना। प्लस माइनस होगा एंटर के ऊपर, माइनस के साथ में कहीं पर मल्टीप्लाई होगा, उसके साथ में स्लैश होगा, वो डिवाइड होगा। ठीक है, ये मत समझना मुझे वो सीक्वेंस याद है, मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में देख के बोल रहा हूँ, तो हर चीज कोई ट्रिक नहीं होती है, मतलब कुछ चीजें सिंपल देख के बता सकता है इंसान। ठीक है, देखिए जहां पर भी डॉलर लगा हुआ है वो डेटा एब्सोल्यूट है, वो नहीं बदलेगा, बात करो। ठीक है, आगे चलते हैं जी। बाकी एक बार इसे करके भी देख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ, चलें आगे भाई, पहले अच्छा बेटा तो बन जा, फिर यहाँ तक जाइयो। घर वाले परेशान हैं, दूसरे के घर को परेशान करने के सफर पे निकल चुके हैं। अगला सवाल, डैश इज एन एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स। बताइए इसका आंसर क्या है? अच्छा, सतोशी हैं आप? बताओ, कमाल। मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, ये मेरे अंदर का जो पापी ये जगाते हैं ना, नहीं बस कभी कभार ही होता है ऐसा। देखो मैं अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन वही है, जब मौका होता है तो देखिए फर्ज बनता है, जिम्मेदारी है एक टीचर की कि बस जो है सुधारा जाए जनता को। देखिए सेट ऑफ रूल्स पे क्या बात खत्म हुई थी? नहीं हुई थी, बिल्कुल हो गई थी, लेकिन फिर भी क्या पूरा पढ़ा था? जी हाँ, पूरा पढ़ना था, क्योंकि हो सकता है आगे कुछ और लिखा हुआ हो। आगे चलते हैं, अगला सवाल। ये एक बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया फ्रेमिंग है सवाल की। अच्छा, सरकारी दामाद वाला पॉइंट है, ठीक है ठीक है, ये तो बढ़िया है। बहुत बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया, बिकॉज मुझे लग रहा था कि आप फंस जाएंगे सेकंड स्टेटमेंट में, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने उस चीज पे फोकस किया जो इन्फॉर्मेशन सटीक है। अभिजीत, कोई कनेक्शन इशू हो सकता है, एक बार आप रिफ्रेश करिए, उससे होपफुली ठीक हो जाएगा, अदरवाइज आप आंसर देते रहिए, कॉपी में नोट करते रहिए, सही हुआ गलत हुआ एंड में अपना स्कोर देख लीजिएगा। देखिए, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर इन वन फिजिकल लोकेशन। यहाँ पर खेला खत्म है, और हिंट के तौर पे बिल्डिंग ऑफिस आपके सामने था। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, वो इसके खिलाफ है, आप नोटिस करो, इट कैन बी स्मॉल और लार्ज रेंजिंग फ्रॉम होम टू थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स। अब यहाँ पे थाउजेंड ऑफ यूजर को देख के इंसान कहता है नहीं वैन होगा या मैन होगा, बट सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पे कैन भी लिखा है, इट कैन बी स्मॉल और लार्ज। एक बड़ा होटल हो सकता है, एक छोटा होटल हो सकता है, एक छोटा सा ऑफिस हो सकता है, एक बड़ा सा ऑफिस हो सकता है, लेकिन वन फिजिकल लोकेशन से आप आंसर निकाल सकते हैं, इट इज लोकल एरिया नेटवर्क। बिल्कुल सही, जैसे आयोन डिजिटल जोन का आपने एग्जांपल दिया, बिल्कुल सटीक एग्जांपल है, आईटी पार्क वगैरह, बिल्कुल सही। तो लैन इसका सही आंसर होगा, बिकॉज इट इज अबाउट द लोकेशन, नॉट अबाउट द नंबर ऑफ डिवाइसेस। आप में से बहुत लोगों को लगता है कि ये नौकरी लग गई फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो सरकार ऐसे ही पैसे दे देगी। ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो आप यूट्यूब पे 30 सेकंड 40 सेकंड के शॉर्ट्स देख रहे हो ना, कि एक डीए गाड़ी में जा रहा है, वो भी बोलेरो में, कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है ऐसा। वो 100% झूठ है, मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं। वो कहीं जा रहा होगा तो इस वजह से जा रहा होगा क्योंकि उसके सीनियर डबल ने उसे किसी काम पे भेजा होगा, और वो बिना मन के जा रहा होगा, वो बात अलग है। जाते हुए उसने फोटो खिंचवा ली होगी क्योंकि उसे अपने स्टेटस पे लगानी होगी, बस इतना सही होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है जी, सिंपल सा सवाल है, आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। नहीं, जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी, बट बिना काम करे सरकार पैसा नहीं देगी, और वो देना भी नहीं चाहिए। वी डोंट डिजर्व मनी विदाउट डूइंग वर्क, लाइक इट्स वेरी सिंपल। सरकार पैसा दे रही है तो सरकार के लिए आपको काम करना होगा।
यस, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू टू। ऋतिक देखिए, रिंग एक बना दीजिए, कुछ पॉइंट्स बना दीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि हर एक डिवाइस, फॉर एग्जांपल ये वाली, वो दो डिवाइसेस से कनेक्टेड होगी, ये वाली और ये वाली से। लेकिन जो स्टार है उसके अंदर क्या होता है, इन विच टोपोलॉजी और ऑल द नेटवर्क नोड्स इंडिविजुअली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल स्विच, जैसे कि इस तरीके सेंट्रल स्विच से सब कुछ कनेक्टेड है। वो क्या होता है जिसमें सब कुछ से कनेक्टेड होता है, उसे क्या नाम देते हैं कि ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू ऑल अदर डिवाइसेस, वो होता है मैश। तीनों में फर्क ध्यान रखना, मैश में जो है एक डिवाइस ऑल से कनेक्टेड है, और रिंग में क्या है, एक डिवाइस पड़ोसियों से कनेक्टेड है, और जो स्टार है उसमें हर डिवाइस, ये वन का मतलब दैट डिवाइस व्हिच इज इन कंसीडरेशन, जिसकी बात हो रही है वो है, ये किसी सेंटर से कनेक्टेड है। ठीक है, हाइब्रिड जो है ट्री जैसा ही है ऋतिक। हाइब्रिड अपने आप में कोई सिंगल टोपोलॉजी नहीं है। मान लेते हैं एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें पहले लेवल पे रिंग है, दूसरे पे स्टार है, तो मिला के उसे हाइब्रिड बोल दिया। ठीक है, बाकी उसी को ट्री टोपोलॉजी भी कहते हैं, वो आपने सही लिखा है। ऑल द नेटवर्क नोड्स इंडिविजुअली कनेक्ट टू अ सेंट्रल स्विच, तो स्टार ही बनेगा, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन पर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को भी कार नहीं मिलती है ऋतिका, जी हाँ नहीं मिलती है। स्लाइड देख लीजिए आप, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को भी नहीं मिलती है, उससे अगला लेवल जो आईटीओ है या सुपरिटेंडेंट है उन्हें भी नहीं मिलती है। वो जो कार अगर मिलती है तो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए मिलती है। कार वगैरह जिसकी आप बात कर रहे हैं आईआरएस कैडर पे जाके शुरू होता है, जिसे आप बोलते हैं जैसे कि एसीआईटी हो गया या एसीजीएसटी हो गया, ये सब, या इन सब पोस्ट पे जाके वो खुलता है। ठीक है, मेश और हाइब्रिड में डिफरेंस क्या है, देखिए हाइब्रिड अपने आप में कोई सिंगल टोपोलॉजी नहीं है प्रियांश। ठीक है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम इमेजिन करें, एक ऐसा ऑफिस इमेजिन करें जिसमें एक लेवल पे जो है वहां पर जो है स्टार टोपोलॉजी है, आगे जाके मैश है। मतलब हाइब्रिड अपने आप में प्रियांश क्या है कि मैश और समथिंग को ऐड कर दो तो वो एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बनती है। ठीक है, हाइब्रिड अपने आप में सिंगल कोई टोपोलॉजी का डायग्राम नहीं है, मल्टीपल टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन हाइब्रिड टोपोलॉजी है, उसी को ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। मनीषा, बस टोपोलॉजी जैसे कि एक सिंगल लाइन है, उस पर बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड है। हाँ, भारत नंबर आप ले सकते हैं, बिल्कुल भगवाची, भारत नंबर आप बिल्कुल ले सकते हैं, वो एक गर्व की बात है। मैश में मैश का डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कुछ डिवाइसेस हैं 5, तो ये डिवाइस इन सबसे कनेक्टेड है, ये डिवाइस इन सबसे कनेक्टेड है, ये डिवाइस जो है ये इन सबसे कनेक्टेड है, मतलब हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड है। ठीक है, करेक्ट आंसर सवाल का ऑप्शन नंबर 1 है, कोई इशू नहीं होता। आगे चलते हैं, अगला सवाल। ओहो हो, आलिया से आइला हो गया, तो परसेंटेज देख के एकदम खत्म कर दिया आपने इस सवाल को। क्या करा है आपने ये स्कूल आके 8वीं क्लास नहीं है कि नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, 3 में से चूज करना है। हम भी ऐसे ही करा करते थे स्कूल में, बट वो सही नहीं तरीका है। देखिए सवाल है कि 2600 MB और 4000 MB का डेटा आपने स्टोर करना है, तो 6600 MB बनेगा। क्या ये 6 GB के बराबर होता है? 6 GB हो गया 1024 इंटू 6, नहीं हुआ। क्या ये 2 GB 1 GB ये भी नहीं हुआ, तो नन ऑफ दीज आंसर हो गया ना। करीब करीब 6.5 GB के आसपास आएगा। अब आप कहेंगे नहीं सर, आलिया और दिनेश के पास जो डेटा है उसमें कुछ डेटा कॉमन होगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो डेटा अलग अलग है तो भले ही वो सेम फोटो है, वो फिर भी 2 बार स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। मान लेते आलिया और दिनेश भाई बहन है, पार्टी में गए थे, वहाँ पे सेम फोटो दोनों के पास है, तो उस केस में वो 2 फोटो है ना, तो 2 जगह डेटा कवर करेगी। आगे चलते, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। आगे चलते, इसमें कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं है, बेस्ट पॉसिबल चूज कीजिए। एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मे बी उस जमाने में ये चलता हो, बट आई डोंट थिंक ये चलता होगा। बेस्ट पॉसिबल चूज कर रहे हैं, ये कभी कॉम्बिनेशन आया ही नहीं कंप्यूटर की तरफ से, लेकिन फिर भी जो है चूज करिए, क्या कर सकते हैं। ये जो 128 GB रैम वाले हैं, आप ही को ढूंढ रहा है ओप्पो वीवो, आप जाइए कंप्यूटर लेके उनके पास। देखिए जो रैम रोम का कॉम्बिनेशन है वो जनरली 4 GB के साथ करीब 500 GB चलता है। 4 GB रैम है और 500 GB या 1 टेराबाइट जो है रोम। ठीक है, अब अगर आप ऑप्शंस को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो आपको जीबी में ही सोचना है। देखिए 128 KB बहुत ही कम रैम हो गई,
बहुत कम हो गई है ना। 256 MB भी आज के जमाने के हिसाब से बहुत ही कम हो गई। आज से करीब 15 साल पहले तो MB में रैम चलती थी 256 से 512, ये भी एग्जिस्ट करी थी आई नो, बट आज का जो जमाना है वो है करीब 4 GB बेसिक वर्जन है, 4 GB से नीचे कोई खरीदता नहीं है कंप्यूटर को। 8 GB जो है स्टैंडर्ड माना जाता है। कुछ और महंगे जो कंप्यूटर है 1 लाख के आसपास उससे ऊपर वाले उनमें 16 GB तक भी आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। 128 GB ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं टाइप ही ना करूं, टाइप हो जाए, है ना, मतलब ये तो हंसी मजाक की बात है। 128 GB कुछ ज्यादा ही हो गया तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। कहीं मैं बस सोच रहा हूँ कि अरे इसे ब्लॉक कर देता हूँ, ब्लॉक ही हो जाए बालक, ये तो कुछ ज्यादा ही रैम हो गई ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 4 GB से 16 GB की रेंज जो है सही रहती है रैम की। ऐसी रोम की आप बात करते हैं तो रोम 500 GB से लेकर 2 टेराबाइट वाला जो इस समय चल रहा है, आज से कुछ समय पहले 320 GB से 500 GB वाला था, वो डिपेंड करता है समय समय के ऊपर, ठीक है जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं जी। मैंने सोचा शादी करूंगा, तुम्हारे सोचने से क्या है, 2 लोगों को सोचना पड़ता है बेटा। अगला सवाल, डैश रिक्वायर्स, पूरा सवाल पढ़िए ध्यान से। जल्दबाजी कर दी ना आप लोगों ने, सवाल आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, दुख है मुझे बड़ा। क्या मैंने आपको ये एग्जैक्ट फर्क समझाया है क्लास में? रिवीजन की कमी है आपके अंदर इस समय। प्लीज रिवाइज करिए डेटा को, क्योंकि ये डेटा काफी काम का है। हर एक गलत सवाल आपको आपके सिलेक्शन से दूर लेके जा रहा है। देखिए वो कहता है इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड, तो वो डायनामिक कैसे हो सकती है? अब ये तो आपकी गलती है, आपने नोट नहीं देखा तो ये आपकी गलती है, ठीक है। इट रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर फ्लो इन ऑर्डर टू फंक्शन, यूजलेस इंफॉर्मेशन, क्योंकि सभी रैम है ना, ये भी यूजलेस है। हाउएवर इट इज वॉलेटाइल, ये सब यूजलेस डेटा है, किसी काम का डेटा नहीं है, बिकॉज सब रैम है। नीचे ऑप्शन में रोम थोड़ी कहीं लिखा है। आपको फोकस मेनली करना है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस पावर इट डज नॉट डजंट नीड टू बी रिफ्रेश टू रिमेंबर द डेटा स्टैटिक। अगर वो कहता कंटिन्यूअसली रिफ्रेश होती रहेगी तो डायनामिक। ऑप्शंस की पोजीशनिंग का कृपया ध्यान देंगे, सवाल को ध्यान से पढ़िए। Which of the following statements is not true with regard to auto filter option in MS Excel? बेटा जी सारे ऑप्शन पढ़ा करें, एलिमिनेट करा करें, तब जाके काम बनेगा। सोचा करें कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये इसके चांस है, ऐसे सोचा करें। 30 सेकंड इसलिए दिए जाते हैं आपको। जिसको सवाल समझ में नहीं आता ना, वो जरूर लिखा करो कि स्किप, भले ही आप तुक्का मारा करो, उससे ना मैं देख लेता हूँ कि बच्चों को समझ में नहीं आया। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मुझे लगता है कि आपने सिली मिस्टेक करी, ऐसा वैसा। अगर आप स्किप लिखोगे, स्किप लिख दो, सिर्फ एस लिख दो, ज्यादा एफर्ट मुझे कोई टाइपिंग में आपका नहीं कराना, सिर्फ एस लिख दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इस सवालों में आपको, इस सवाल में दिक्कत है, तो मैं उस लेवल पे आपको समझाऊंगा, ठीक है। टाइम कम पड़ गया, कोई बात नहीं, ऐसे सवालों में पोल थोड़ा सा लेट खोल दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। वो कहता है ऑटो फिल्टर क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको उसी एक्सेल पे लेके चलता हूँ। पूरा कटिंग तो नहीं लाया हूं अभी के लिए, इससे ही काम चला लेंगे। मान लेते हैं कि इस पे चलते हैं, उसे मैं हटाना नहीं चाह रहा डेटा को। इसमें मैंने एक फिल्टर यहाँ पे लगा दिया, और फिल्टर में मैंने यहाँ पर फिल्टर जो सिलेक्ट करा है वो ये सिलेक्ट करा है। मान लेते हैं यहाँ पर इसमें फिल्टर लगा दिया डी वाले में कि ऑड, तो ऑड वाले में क्या होगा कि ये दोनों आ जाएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे। मैं फिल्टर बाय कलर भी कर सकता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि मैंने इसे ग्रीन कर रखा है, इसे भी ग्रीन कर रखा है, इसे व्हाइट छोड़ा, इसे ग्रीन करा है, तो फिल्टर बाय कलर करूंगा तो ग्रीन वाले आ जाएंगे। बस इस तरीके में उन्हें फिल्टर कर सकता हूँ। अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सा गलत है? बाय फिल्टरिंग इन्फॉर्मेशन इन अ वर्कशीट यू कैन फाइंड वैल्यूज क्विकली, बिल्कुल सही है। मान लेते हैं मेरे पास एक एक्सेल है, एक वर्कशीट है, जिसमें मैंने ये बना रखा है कि मैंने आज तक जितने भी क्लासेस ली हैं, जितने भी मैंने कोर्सेज लिए, उन सबकी लिस्ट है। तो अगर मुझे उसमें ज्योग्राफी के सारे कोर्सेज ढूंढने हैं तो क्या मैं फिल्टर कर सकता हूँ उन्हें बाय सब्जेक्ट? मैं गया, मैंने फिल्टर करा, उसमें ज्योग्राफी को सिलेक्ट कर लिया, तो ज्योग्राफी के मान लेते हैं अब तक मैंने 15 कोर्स लिए, तो 15 के 15 कोर्स के लिंक मेरे सामने आ जाएंगे, ठीक है। यू कैन सेट अ फिल्टर इन वन कॉलम ऑफ डेटा एट अ टाइम, you can set a filter on one column of data at a time. ये थोड़ा सा अजीब है, इसका डिस्कशन करेंगे अभी। You can control not only what you see but also what you want to exclude, ये भी सही है, ये भी पूरे तरीके सही है। आप जैसे मैंने ज्योग्राफी सिलेक्ट करा तो क्या हिस्ट्री अपने आप हट गया वहां से? तो पहला और तीसरा 100% करेक्ट है, सेकंड वाले में डाउट है। यू कैन सर्च फॉर टेक्स्ट एंड नंबर्स यूजिंग द ऑटो फिल्टर ऑप्शन, नो। फिल्टर में सर्च कैसे करोगे? सर्च करने के लिए तो फाइंड पे जाना पड़ेगा आपको, कंट्रोल एफ करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका 100% गलत हो गया। देखिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वो थोड़ा सा आपका
अजीबोगरीब बना हुआ है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अगर ओनली लिखा होता तो ये गलत हो जाता। एक्चुअली क्या होता है, आज का जो आपका एमएस ऑफिस है, आज का जो एमएस एक्सेल है, उसमें आप एक साथ भी फिल्टर सब पे लगा सकते हो अगर आप चाहो तो। बट सेट करने की अगर बात करोगे तो अब सेट में ये है कि आपको पहले कॉलम नंबर सी पे जाना होगा, फिर कॉलम नंबर डी पे जाना होगा। जैसे अगर मैं फिल्टर लगाना चाहूँ ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओके, मैंने एक साथ इस पूरे पूरे को सिलेक्ट कर लिया। मान लेते हैं मैंने इसे पूरे को सिलेक्ट कर लिया, तो एक साथ सब पे फिल्टर भी लग सकता है। बट मुझे उसमें ज्योग्राफी को ढूंढना था, तो मुझे इस पे जाकर वो एक बटन सा बन के आ जाता है, उस पे जाके मुझे फिल्टर करना होगा। इस वजह से सेकंड वाला ठीक ठाक ऑप्शन है, काम चल जाएगा। इट इज ऑल्सो ट्रू, बट स्टार इसलिए बनाया था कि सोचा आपको एक बार डिटेल में उसे समझा देता हूँ। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा पूरे तरीके गलत है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सागर, बट ये कंफर्म नहीं है कि एसएससी का ही है या बैंकिंग का है, क्योंकि मैं जो है बहुत बड़े लेवल पे खेला हूँ आपके एमसीक्यूज के लिए। मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जहां जहां जो जो पूछे गए सबका कंपाइलेशन बनाया, सारे प्रैक्टिस करा दिए। मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता। तो पूरे पूरे चांस थे कि ये सवाल एसएससी की जगह बैंकिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, बिकॉज बैंकिंग काफी समय से कंप्यूटर पूछता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। पहले और चौथे में फर्क क्या है, किसने पूछा था? पहले वाले में आप वैल्यूज को इजिली ढूंढ लेते हैं। ये ढूंढने का मतलब सर्च करना नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैंने अपने ज्योग्राफी के कोर्सेज को इजिली फाइंड कर लिया, मुझे अपने सामने वो दिख गए। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को देखते हो तो आप उसमें सर्च कर रहे हो, यू आर एक्चुअली फाइंडिंग इट, आप कंट्रोल F टाइप दबाने वाला काम कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। एक किसी ने ऊपर लिखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए, सॉर्ट एंड फिल्टर वो एक साथ भले ही आता है, लेकिन सॉर्टिंग अलग चीज होती है, फिल्टरिंग अलग चीज होती है। फिल्टरिंग में आप कुछ चीजों को लेके बाकी इग्नोर करते हो, सॉर्टिंग में आप पूरे डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हो, ए से जेड, जेड से वन से लास्ट, या फिर मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हो सकता है। ठीक है जी, नहीं, आज आपके सारे कोर्सेज खत्म हो जाएंगे अदिति, आज आपका प्लस खत्म हो जाएगा शाम को 6 बजे। उसके बाद मैं आपसे इन कोर्सेज में नहीं मिलूंगा। उसके बाद 8 तारीख से 9 तारीख से होली की ठीक बाद से हम थ्योरी कोर्सेज अगली साइकिल वाले बच्चों के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। देखिए, आखिरी के दिन पेपर रखना, सवाल कराना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आपका पेपर 2 तारीख को है। अब आप बताइए, मैक्सिमम बच्चे 1 तारीख को घर से निकल जाएंगे, तो 1 तारीख को क्लास लूंगा तो उनके लिए गलत है। इसी वजह से आप नोटिस करोगे मैंने 3 क्लासेस रखी। क्यों? क्योंकि कंटेंट का लॉस भी नहीं होगा, 2 कंप्यूटर की है, एक आपकी जो है अपनी जीके एमसीक्यू की, तो मैंने क्लासेस को कंसंट्रेट कर दिया है आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका आंसर बताइए। अच्छा, आपका 3 को है। ओहो, पोल शायद मेरे पार्ट पे गलत खुल गया है। 0% का आंसर सही आया, माफी चाहेंगे। तो रैंक पे आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0% का सही आंसर है। मेरे पार्ट पे पोल गलत खुल गया, एंड में +1 कर लीजिएगा। पी मेरा ख्याल किसने भी नहीं दिया था। अच्छा, अब दे रहे हैं कुछ बच्चे भी। देखिए, एटीएम की पूरी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया होगा जिसने भी ये बनाया है, बहुत ही बढ़िया चीज बनाई है। पहले के जमाने में बहुत परेशानी होती थी, पैसा बैंक से निकालने का मतलब होता था अपने आप में आधा दिन खराब करना। अब 24 घंटे आप कहीं से भी पैसे अपने निकाल सकते हो। अब तो और बढ़िया फीचर्स आ गए, जैसे कि आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं, तो मतलब बहुत बढ़िया है ये सब चीजें। मैं आज के ज़माने में भी थोड़ा कैश में सेल तो क्या, कैश में परचेज करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पेटीएम वगैरह से ज़्यादा मैं कैश जो है पे करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे वो फील जो है कैश वाला, वो थोड़ा ओल्ड फैशन्ड आप मुझे कहें, मैं थोड़ा उस सेंस में ज़्यादा हूँ। मेरा मानना है कि जब आप कैश में चीज़ों को खरीदते हो तो आप महसूस करते हो उसकी वैल्यू क्या है। तो वो महसूस करने से क्या होता है, आप सेंसिबल खर्चे कर दो। अगेन, ये थोड़ा ओल्ड फैशन्ड कह सकते हैं आप, बट इट एक्चुअली वर्क्स। आप जब एक्चुअली कोई चीज़ खरीद के उसके 1200 रुपये दे रहे हो तो आप फील लेते हो, आप सोचते हो उसे खरीदने से पहले। हाँ, वॉलेट में कैश होने का एक अलग ही मजा है, वो बात भी है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है। निबल जो है हाफ वाइट है, आप जानते हैं निबल के बारे में, दो अच्छी अच्छी बात है। निबल जो है वो 4 बिट के बराबर होता है, और ये हाफ वाइट के भी बराबर होता है, क्योंकि एक बाइट के अंदर जो है वो 8 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और पैसे निकालने के लिए तो एटीएम जाना पड़ता है। देखिए, जो इस समय का दौर चल रहा है दुनिया का, सिर्फ देश का नहीं, वो ये है, पैसे खर्च करने के लाखों तरीके बन चुके हैं, आसानी से आप पैसे खर्च कर सकते हैं। बट
कितनी बड़ी आयरनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है। ये दुनिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं बात कर रहा, दुनिया की बात कर रहा हूँ। कमाई के जरिए बंद होते जा रहे हैं, खर्चे कैसे करेंगे जब कमाई ही नहीं होगी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेमोरी साइज एंड कंप्यूटर डेटा स्टोरेज 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी मेगाबाइट? सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल, ध्यान से पढ़िए सवाल को। थ्योरी की क्लासेस में वो जो आपको फोटोज दिखाई गई या वो जो पैराग्राफ दिखा के पढ़ाए गए, वो उसका पर्पस यही था। मैं चाहता तो आपको इनपुट डिवाइसेस की एक लिस्ट बना के दे देता, उसे रट के चले जाते, बट वो इसलिए पढ़ाया गया था बिकॉज उससे उल्टे सवाल आते हैं आजकल। वो जमाने का विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट आउटपुट, वो भी आते हैं, बट ऐसे सवाल भी आते हैं कि वो आपको स्टेटमेंट देके कहेगा चूज करो। यहाँ पर ऑप्शन में चारों इनपुट डिवाइसेस हैं, आप एम आई सी आर ओ सी आर बारकोड लाइट पेन, चारों इनपुट डिवाइसेस है, तो उस लिस्ट से तो आंसर आएगा ही नहीं। आपको आंसर तब आएगा जब आपने लाइट पेन के बारे में एज अ टॉपिक पढ़ा होगा कि हाँ ये एक इनपुट डिवाइस है जिसमें लाइट सेंसिटिव कुछ लगा होता है जो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती है स्क्रीन के ऊपर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नहीं, पेन टैब जो है ये अलग कॉन्सेप्ट है, कुछ ये अलग तरीके काम करता है, प्रेशर सेंसिटिव है, ये लाइट पेन नहीं है, ये कोई अलग टेक्नोलॉजी होगी। इसकी निब वगैरह अलग हो जाती है, वो बड़े चक्कर हैं इसके, इसकी निब कहीं मिलती नहीं है तो अलग खर्चा है वो। खैर आगे चलते हैं, मतलब ये प्रेशर सेंसिटिव कुछ है, मतलब ये लाइट पेन नहीं है। लाइट पेन डायरेक्टली स्क्रीन पर काम करता है, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह हैं उसमें लाइट पेन इस्तेमाल होता है। तो काइंड ऑफ स्टाइलस ही है ये अदिति, काइंड ऑफ। डाउट्स में बिल्कुल लूंगा जी। टैक्सेशन भी एक्सपेंडिचर बेस, समझा नहीं मैं। टैक्सेशन मेनली तो आपका एक्सपेंडिचर बेसिस पे ही है अभी भी। आप जीएसटी जो देते हैं वो आप एक्सपेंडिचर के हिसाब से ही देते हैं, मतलब हाँ वो सप्लाई लेड है थोड़ा सा और रेसिपिएंट बेस्ड है, बट स्टिल एक एज अ कंज्यूमर आप जो खर्चा करते हैं उसी का परसेंटेज देते हैं। हो सकता है आप किसी और सेंस में लिख रहे हो। आप इनकम टैक्स की अच्छा बात करेंगे, इनकम टैक्स की, ठीक है। द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन डैश व्हिच रिप्रेजेंट्स अ सीपीयू। हाँ हाँ वो इनकम टैक्स है, वो इनकम टैक्स हो गया। न्यू टैक्स रेजिम की आपसे बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, हर्ट्ज। आगे चलते हैं। पढ़ लीजिए दोस्तों, ये सब डेटा ही पूछेगा आपसे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। कुछ नहीं है इन सवालों में दोस्तों, ये पहला जनरेशन है, ये दूसरा जनरेशन है, ये तीसरा जनरेशन है और ये चौथा जनरेशन है। इसे क्या कुछ अल्ट्रा वगैरह लगा दिया तो पांचवा जनरेशन हो जाएगा। Which of the following devices is not used to enter data into a computer? बिल्कुल सही। फ्रेमिंग बस थोड़ी बढ़िया कर दी है इन्होंने, बढ़िया भी क्या, ठीक है, बस काम चल रहा है वाली बात है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो उससे आप डेटा एंटर नहीं कर सकते, आप डेटा देख सकते हैं। आज लास्ट क्लास है गौतम, 4 से 6 वाली। दिस इज द सेकंड लास्ट क्लास ऑफ दिस कोर्स। क्लास 12 बजे तक है, मतलब घड़ी के 12 बजे तक। बच्चों के 12 तो कब के बच चुके हैं। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज वीआरएमएल स्टैंड फॉर? इसे मैं इजी क्वेश्चन कहूंगा, भले ही आपका परसेंटेज कितना भी आए, क्योंकि सोचने वाला सवाल है। आप अगर सोचेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अगर आपने एक्चुअली जो फुल फॉर्म से वो याद करी थी ना, तो आपको पता होगा कि मतलब कैसे इसका आंसर निकालना है। भले उसमें ये हो ना हो, आई एम नॉट श्योर ये उसमें है नहीं है, बट आंसर उससे निकल जाएगा। देखिए आपने एमएल देखा ना, तो एमएल देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि ये मार्कअप लैंग्वेज है। एचटीएमएल वगैरह आपने ये सब देखा, तो उसकी वजह से आपने इन्हें हटा दिया। आप सोचिए मशीन लैंग्वेज में वर्चुअल रियलिटी वगैरह कहाँ से ही आ सकता है? वो तो बेचारी गरीब सी ऐसी 0101 खेलती रहती है वो, तो ये तो हो ही नहीं सकते थे। तो मार्कअप लैंग्वेज के बाद आगे देखो, विजुअल रियलिटी क्या वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी, वीआर को वर्चुअल रियलिटी तो कहते हैं। वीआर इज वर्चुअल रियलिटी, क्या बढ़िया नाम रखा है कि वर्चुअल है लेकिन रियल है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, इसका एक और नाम है। अगर आप ऑनलाइन इस बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको वहां पर वर्चुअल रियलिटी बताता हूँ हिमांशु, मॉडलिंग लैंग्वेज भी दिखेगा। तो कल को मॉडलिंग भी दिखे तो वो भी सेम बात है, ठीक है।
मॉडलिंग भी आपको वहां पर देख सकता है, मॉडलिंग लैंग्वेज करके भी एम की फुल फॉर्म दिखा सकता है, वो भी सेम है, बट एक्चुअली जो इसका नाम है वो है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है, आप वो देखते हैं कि वो एक ऐसा गैजेट सा होता है जिसे पहन के आपको ऐसा दिखता है कि दुनिया असली है जबकि असली है नहीं, ये वही है, ये उसका कोर है। 3D ऑब्जेक्ट्स को, 3D इंटरफेस को ऑनलाइन देख रहे हैं आप, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि वो आपके सामने है, वही है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है। क्या कमाल की बात है ना कि आप रियलिटी जो दिख रही है उसे छोड़ के आप एक कंप्यूटर के अंदर जा रहे हो रियलिटी देखने, मतलब क्या ही चल रहा है। लेकिन हाँ, फैंसी भी है, आप यहाँ बैठे बैठे जो है इटली जा सकते हैं घूमने, बस चल रही है बातें। अगला सवाल, आप सेशन में प्लीज बने रहें। एक बार प्लीज कंफर्म करें, आप सभी को आवाज साफ आ रही है? माफी चाहेंगे, आपको बीच में एक सवा मिनट के लिए रोका। व्हाट इज दिस शॉर्टकट की फॉर सेंट्रल अलाइनमेंट? सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए देखिए, कंट्रोल सी दबाएंगे तो ये तो कॉपी हो जाएगा, ये तो नहीं है ना। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल है, कंट्रोल ई आपका आंसर है। व्हाट इज दिस कंट्रोल जी? गो टू। अब तक तो आप यू वुड हैव गॉन टू गूगल टू आस्क इट, है ना, अब तक तो हो गया होगा काम। स्टिल कोई बात नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कंट्रोल जी इज गो टू। आगे चल, नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं तो ऐसे ही बस कह रहा हूँ। अगला सवाल, जी हाँ मनीषा, वही नाम में अट्रैक्टिव है, आप सही कह रहे हैं। और नाम रखने का जो पर्पस है वो यही है कि दो अपोजिट चीजों को मिला के एक नाम रखा गया, सुनने में काफी अच्छा लगता है इस वजह से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दिस इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
गो टू से प्रियांश मान लेते हैं आपको किसी पेज पे जाना है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें टोटल 196 पेजेस हैं, आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं पेज नंबर 94 पे, तो एक तरीका तो आप स्क्रॉल करके चले जाएंगे, एक तरीका आप सीधा कंट्रोल जी दबाएंगे तो वहां पर आप एंटर कर सकते हैं डेटा कि आपको जहां पर जाना है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगला सवाल, फेमटो मींस 10 रेज टू द पावर ऑफ क्या? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सिंपल सही सवाल है ये तो, आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर में सब जगह मैंने आपको कवर करा। अब ये नोटिस करो फेम्टो वाला सवाल, क्या आपको लगता है कि नॉर्मल डेटा में आपको मिल जाएगा? अगर मैं फिजिक्स ना पढ़ाता होता या केमिस्ट्री ना पढ़ाता होता तो मैं उतना डेप्थ में ना जाता जितना मैं उस क्लास में गया था, क्योंकि जनरली हम गीगा वगैरह सुन के बस खत्म करते हैं, माइनस में हम नहीं जाते कभी भी, बिकॉज माइनस में हमें लगता है बिट से नीचे कुछ नहीं है, बट मैंने आपको माइनस का डेटा भी कवर कराया है, प्लस का डेटा भी कवर कराया है, तो ये वहां पर लिखा हुआ है। इसके लिए आपको क्लास देखने को रहती है, कुछ चीजें मैं जान के कवर नहीं कराता हूँ जिससे कि आपका जो एक क्यूरियोसिटी है वो बनी रहे, एक बार आप क्लास देखेंगे अच्छा रहेगा। इन शॉर्ट बता देता हूँ, 10 की पावर -9 नैनो होता है, 10 पे आपका जो है एंगस्ट्रॉम आता है, 12 पे कोई बता सकता है क्या आता है, 12 पे 10 की पावर -12 पिको आता है, ऐसे ही -6 पे माइक्रो आता है, -3 पे मिली आता है, एक बार क्लास देखेंगे वहां पे सब डेटा आपको मिल जाएगा। अब अगर आपको ये भी नहीं पता है तो फिर तो ऊपर वाला मदद करे आपकी, ये 100 ही आना चाहिए, बाकी तो देखो एंड तक जाते जाते क्या होता है। अभी भी एक बच्चे ने कंप्यूटर आंसर दे दिया है, क्या बात है, आपका दिमाग कंप्यूटर जितना ही तेज है एकदम, बस उसे चलाने के लिए भी कंप्यूटर को जैसे बिजली के झटके दिए जाते हैं वैसे देने की जरूरत है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है, सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सेंट्रल सी की फुल फॉर्म में बात कर रहा हूँ। अगला सवाल, अ जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड टू और फॉर क्या? बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका, अ जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड टू, कंप्यूटर गेमिंग में इसका इस्तेमाल होता है, सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल, विच इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? बैकग्राउंड नॉइस को कृपया इग्नोर कीजिएगा। 97%। आपकी डिक्शनरी में इग्नोर का शायद कुछ और मतलब हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इग्नोर और गेस में फर्क होता है, अंग्रेजी की डिक्शनरी में देखिएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है, प्रिंटर इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। आजकल देखिए प्रिंटर के अंदर भी डेटा स्टोर होता है, शायद आपको पता होगा, कुछ बेसिक डेटा कि आपने पिछली कौन सी फाइल प्रिंट करी है वो सब डेटा होता है, बट प्राइमरली प्रिंटर सिर्फ प्रिंट करने में इस्तेमाल होता है, इट इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। आगे चलते हैं, बताओ जी इसका आंसर क्या है? टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड क्या? यस पुनीत, देखिए एक्चुअली इसका आंसर होगा डबल क्लिक, क्योंकि सिंगल क्लिक से वो खुलेगा नहीं, डबल क्लिक से खुलेगा, बट थोड़ा तो सवाल वो भी घुमाने की कोशिश करेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, देखिए टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड क्या, डबल क्लिक करेंगे तो फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप सिंपली उसके ऊपर होवर करते हैं, होवर करने का मतलब कर्सर उसके ऊपर बस लेके जाते हैं, तो आपको उससे एसोसिएटेड जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसके कुछ, जैसे कि उसका साइज क्या है, कौन सी डेट को मॉडिफाई हुआ है, ये सब डेटा आपको वहां पर दिख जाता है। ठीक है, डबल क्लिक वुड बी दी बेस्ट आंसर। आगे चलते हैं जी, the CPU comprises of control, memory, and dash units.
कोई बात नहीं आदर्श, आप +1 कर लीजिएगा अपने स्कोर में। द सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सिंपल सा ही सवाल है, कोई कनेक्शन इशू होगा आदर्श? डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन। डेस्कटॉप एक कंप्यूटर है, बात ही खत्म। क्या बात है, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर हो। देखिए सर्वर ही क्लाइंट को सारी इंफॉर्मेशन देता है, ये सेंटर होता है, सारी बातें आप जानते हैं। अगला सवाल, एक बार रिफ्रेश करके देख लीजिए सागर। डैश अपीयरिंग ऑन अ वेब पेज opens another document when clicked। देखिए ये एक्चुअली सवाल जो है ना, थोड़ा अजीबोगरीब बना हुआ सवाल है। यूआरएल ना देता तो अच्छा रहता, बट कभी ऐसा सवाल दिखे भी तो आपको हाइपर लिंक पे ही क्लिक करना है। देखिए यूआरएल जो है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी एक तरीके का लिंक ही होता है, बट टेक्निकली जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ना, वो हाइपर लिंक की ही डेफिनेशन है। आप कई बार किसी साइट पे जाते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि आपको कोई आंसर की डाउनलोड करनी है, तो एक नीले रंग का लिंक होता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो पेज खुल जाएगा। ठीक है, यूआरएल भी वही होता है, यूआरएल गलत नहीं है। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो लिंक जो कि आपको किसी पेज पे लेके जा रहा है, बट ये टू जनरल है, इस वजह से हाइपर लिंक इसका जो है बेटर आंसर होगा। बाकी ना देता तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। देखिए उसे भी आप हाइपर लिंक ही कहते हैं। देखिए बाय डेफिनेशन हाइपर लिंक और यूआरएल अलग अलग हैं। एक्चुअली दोनों के दोनों एक पेज पे ही लेके जाते हैं। हाइपर लिंक इज ऑल्सो यूआरएल। हाइपर लिंक पे क्लिक करके भी तो यूआरएल पे ही जाते हैं। यहाँ पे काम कर लो, ये ऑप्शन मुझे लग रहा है थोड़े गड़बड़ बने। आप इस जिसने ये आंसर इसे हटा के कुछ और इसकी जगह मान लेते हैं, आप +1 कर लीजिए ऑप्शन नंबर 2 वाला। ये सवाल शायद पीवाईक्यू नहीं है, इसकी फ्रेमिंग में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यूआरएल नहीं होना चाहिए था, बिकॉज अल्टीमेटली हाइपर लिंक इज ऑल्सो यूआरएल, बट फिर भी टेक्निकली हाइपर लिंक की डेफिनेशन यही होती है, जिस लिंक पे क्लिक करके आप नई जगह पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बाकी जबरदस्ती के बनाए गए हैं। Which of the following refers to too much electricity and may cause a voltage surge? May cause a voltage surge. The only reason I can give is because computer works on electricity. That is the only reason, nothing else. पोल आया है इसका। ये आपने सुना होगा, स्पाइक आ गया है इलेक्ट्रिसिटी में, इस चक्कर में फ्यूज हो गई हैं चीजें। मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिए। एनोमली तो एक जनरल सा इंग्लिश का आपका शब्द है, कुछ कंफ्यूजन वगैरह को डिनोट करता है। वायरस में इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन नहीं है, 2 वजह शॉक और स्पाइक। स्पाइक आपने सुना होगा वोल्टेज स्पाइक करके, ये आपका जनरल शब्द है। वोल्टेज में स्पाइक हो गई, स्पाइक का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं वोल्टेज इतनी आ रही थी, मान लेते हैं इस लेवल पे चल रही थी, अचानक वोल्टेज बढ़ गई, ये स्पाइक आ गया इसमें। ये शॉक नहीं है, इसे स्पाइक ही बोलते हैं कि वोल्टेज का लेवल अभी इतना चल रहा है, अचानक उसके अंदर स्पाइक आ गया, तो ये आपका, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि चीजें खराब हो सकती है, अप्लायंसेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये शाब्दिक खेल है सारा का सारा। अगला सवाल, शॉक एक जनरल शब्द है, मतलब ये इस डेफिनेशन में फिट नहीं होता। स्पाइक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज काफी ज्यादा आ गई, जिसकी वजह से अप्लायंसेस जो है खराब हो सकते हैं, तो बाय डेफिनेशन स्पाइक सही सही आंसर है। क्या कर रहे हैं आप लोग? आपका ध्यान कम हो गया है क्लास में, फोकस कम हो चुका है, 2-3 सेकंड में आंसर देने के चक्कर में गलत सही कुछ भी करे जा रहे हैं। जी हाँ, पढ़ने पर स्पाइक होता है, परफेक्ट। आपको लग रहा है कि अभी कोई बात नहीं, कैसे भी आंसर दे देते हैं, पेपर में जो है सही से पढ़ेंगे, आपकी आदत बन जाएगी ऐसे आंसर देना, पेपर में आप आंसर सही नहीं दे पाएंगे। फिर अभी से अपने आप को उस हालात में ढालिए कि आप सवाल को पढ़ रहे हैं आराम आराम से, तब आंसर दे रहे हैं, वरना हैबिट आपकी बदलेगी नहीं। द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। क्या मैंने आपको वर्ड में, एक्सेल में, पीपीटी में एग्जैक्ट फर्क समझाया था? इसीलिए मैंने 15 मिनट आपका दिमाग खाया था, जिससे कि ऐसे सवालों के आंसर आप दे पाए, वरना वो समझाने का तो कोई यूज ही नहीं था। सीधा मैं आपके सामने जो है शॉर्टकट कीज पेश कर देता। मैंने आपको समझाया था, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आप इसमें बनाते हैं। ये सूट अपने आप में कुछ नहीं है, मल्टीपल, और ये भी एक तरीके का आप सॉफ्टवेयर ही कह सकते हैं, इसमें मल्टीपल काम आप एक साथ कर सकते हैं, यानी जनरल शब्द है, जनरल
ये फिट नहीं होगा यहाँ पे। वर्ड प्रोसेसर है जैसे कि आपका एमएस वर्ड है या फिर वर्ड पैड कुछ हद तक है, वहां पर आप ऐसे काम करते हैं, टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं। जी हाँ, यस ऋतिक। डीबीएमएस कोई बता सकता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये सब मैंने आपको मैनेजमेंट ऐसे क्या है, सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है? सिस्टम, हाँ ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली जो आपका डेटा है उसे मैनेज करने में काम आता है। इन शॉर्ट अभी के लिए यही बता सकता हूँ। जो भी स्टैटिस्टिक्स वाले हैं वो डीबीएमएस को समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स में इतना सारा जो डेटा होता है वो डीबीएमएस के थ्रू ही आप उसे जो है प्रोसेस करते हैं। बाकी मैंने थ्योरी में कवर करा रखा है, वहां पर भी एक बार देख सकते हैं। अजीब सा फ्रेमिंग है क्वेश्चन की। ऑप्शन जो बेस्ट है उसे आप चूज कर सकते हैं, बस प्रिंटिंग आंसर दे रहे हैं। आप सो जाइए जाके, आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड हो चुका है, इसे आराम दीजिए। आप कह रहे हैं प्रिंटिंग डिवाइसेस कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा और प्रोग्राम्स को एक ऐसे फॉर्म में जो कि कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 है। इनपुट डिवाइसेस, जो मेरा कीबोर्ड है वो मेरी जो मैंने की दबाई है, अभी मान लेते हैं टी दबाया है, तो वो टी की इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाता है कि हाँ भाई ये मसला है, टी दबाया गया है, इसे प्रोसेस करिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इससे ठीक उल्टा अगर आपको वो कहे कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल डेटा को वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा में प्रोड्यूस करता है, तो वो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आउटपुट की अजीबोगरीब डेफिनेशन बस दी गई। नहीं, आप स्किप नहीं कर सकते सागर उसे, वो आपको याद करके जाने होंगे। देखिए, स्पैम तो एक जनरल शब्द है, आपको परेशान कोई कर रहा है तो स्पैमिंग में आपको वायरस भेज सकता है, कुछ ऐसे लिंक भेज सकता है जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो खराब हो जाए, है ना। हनी पॉट क्या है? व्हाट इज दिस हनी पॉट? पढ़िए। ठीक है, ये एक्चुअली सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, ये पॉजिटिव चीज है जो हमारे फायदे में है। ठीक है, हनी पॉट इज अ कंप्यूटर सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो कि मदद करता है आपकी अनऑथराइज्ड एक्सेस, अगर आपके कंप्यूटर को कोई ले रहा है, कोई वायरस आ रहा है, उन सब चीजों से लड़ने में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। यूटिलिटी एक जनरल शब्द हो गया। मुझे नहीं लगता जिस लेवल पे मैंने समझाया है उससे ज़्यादा डिटेल पॉसिबल है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से आपको इसे बहुत ही डिटेल में लिख लिख कर समझाया था। देखिए, आप लिखते हुए इस तरफ आते हैं, ऐसे लिखते हुए आते हैं, है ना। आपका कर्सर यहाँ पर है, बैक स्पेस दबाएंगे मतलब बैक जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट की तरफ डिलीट करेंगे। ठीक है, तो बैक स्पेस इसका आंसर होगा। एस्केप से विंडो फुल स्क्रीन में है तो छोटी हो जाएगी, वो सब काम होते हैं। और डिलीट भी नहीं होगा। डिलीट से आप राइट की तरफ वाला डिलीट करते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर राइट लिखा है और कर्सर जो है वो यहाँ पर है, तो अगर मैं डिलीट दबाऊंगा तो RIGH बचेगा, लेकिन अगर बैक स्पेस दबाऊंगा तो RIGT बचेगा। समझ गए? बैक स्पेस से इसके पीछे वाला हटेगा, लेकिन जो डिलीट है उससे इससे आगे वाला हटेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है जी। अगला सवाल। Which of the following is an example of an input device? Monitor, scanner, printer, CD. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सब खत्म लेवल के सवाल भी गलत कर रहे हैं आप लोग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शन में होता तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन होता, बट वो भी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ये मतलब गलत नहीं होना चाहिए था आपका। OS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
आप एक बार क्लास को देखेंगे, सुयश क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, स्लाइड नंबर नहीं दिखेगा किसी को, मैंने ऐड नहीं करा है। नेक्स्ट क्लास में भी एमसीक्यू होंगे। आपकी अब 1 बजे क्लास है जीके एमसीक्यू की, वो उस कोर्स की आखिरी क्लास है। 4 बजे क्लास है कंप्यूटर की, वो इस कोर्स की आखिरी क्लास है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है जी, प्रिंटर। डाउट्स कितने हैं आज, एक बार कोई चेक करके बता सकता है अंदाजा? 4th जनरेशन पीसीज कंटेन क्या? कोई बात नहीं, आप एक क्लास को इसी भी बाद में देख लेना। सुमित 15-16 है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है जी, इसका सिंपल सही सवाल है, अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया है इसका आंसर। खुद प्रैक्टिस करते चलिए अक्षय, बस अपने पास नोट कर लीजिए, पेपर से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। डाउट अभी ले लूंगा थोड़ी देर में, अभी टाइम है अपने पास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये सब डेटा आपको दिया गया है, आपने पढ़ लिया है ना, मैंने फिर से इस फाइल में से ऐड करा है। ये काफ़ी सारा डेटा है, आप में से बहुत बच्चों ने इसे नहीं पढ़ा होगा, मुझे विश्वास है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपका भला हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से डायरेक्ट सवाल आपको पेपर में दिख जाए कि कौन सी चीज़ कब बनी है, क्या हुआ, और आप वहीं पे फंस जाए। ठीक है, आगे ये सब डेटा मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है दोस्तों। अगला सवाल, Which of the following is not a part of storage in the computer? ROM, RAM, hard disk या plotter? कब समझेंगे आप इन बातों को? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। प्लॉटर जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। गजब के लोग हो यार, समझ के ही नहीं दे रहे हो बात को। कितने समय हो गया ये सब बताते हुए, फिर भी 100% नहीं आ रहा। कमाल कर रहे हैं आप लोग। जी हाँ, आउटपुट डिवाइस है। डैश बाइट्स आर इक्वल टू 1 MB। बताइए जी इसका आंसर क्या है? आप सेशन में बनाना है प्लीज। एक बार कंफर्म करेंगे, आप सभी को आवाज साफ आ रही है? ठीक है, डैश बाइट्स आर इक्वल टू 1 MB। करेक्ट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 है, 1024। ओके, जरा आगे चलते हैं जी। हाउ मेनी बिट इज इक्वल टू 1 बाइट? क्या खत्म लेवल के साथ? अच्छा, मैंने कुछ गड़बड़ मार्क कर दिया है क्या? हाँ, सही कह रहे हो, क्वेश्चन में गड़बड़ है, एमबी की जगह के भी होगा। सही है, सही करा आपने, क्वेश्चन में गड़बड़ है। अगला सवाल, हाउ मेनी बिट इज इक्वल टू 1 बाइट? लेकिन एक अच्छी बात है, आप होली आराम से मना पाएंगे एटलीस्ट। भले ही वो एक ही दिन बाद आपकी होली है, लेकिन स्टिल कम से कम आप रिलैक्स कर सकते हैं होली पे, या उसके एक आध दिन बाद। सर एक आध दिन, हर महीने। CHSL है, ठीक है। हाँ, उस केस में आप आधा दिन की छुट्टी ले सकते हैं होली के लिए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, ऐसा मत करिएगा CHSL है तो होली नहीं खेल रहे, जो आपके फैमिली के जो रीति रिवाज है उन्हें जरूर निभाइएगा, बिकॉज आधे एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है जी। अगला सवाल, हाँ आधा दिन ही मिलेगा महंगाई के जमाने में। A dash uses laser technology to store large amount of information. अच्छा, हो सकता है 7 की हो, मेरा ख्याल 8 की है, आई एम नॉट वेरी श्योर। आठ की है, ठीक है। रंग वाली होली 8 की है, पूजा वाली 7 की है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, CD रोम के अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं। खत्म लेवल के सवाल हैं जी। अगला सवाल,
Which key will launch the start button in a computer? Which key will launch the start button in a computer? बढ़िया सवाल है। एक और की का कॉम्बिनेशन होता है जिससे आप इसे लॉन्च कर सकते हो, कोई बता सकता है? नहीं, ऑल्ट प्लस एस्केप नहीं है, एक और कॉम्बिनेशन होता है। कीबोर्ड का लेफ्ट में सबसे पहला, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा बटन, कीबोर्ड के लेफ्ट में सबसे ऊपर वाला, सबसे नीचे वाला, कंट्रोल एंड एस्केप का कॉम्बिनेशन जो है उससे भी ये काम होता है, और विंडोज को दबाने से भी ये काम हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक बढ़िया सवाल बन सकता है। कंट्रोल एस्केप का कॉम्बिनेशन से भी आप स्टार्ट बटन खोल सकते हैं। अगला सवाल, when sending an email the dash describes the content of the message। कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए मतलब कौन से फील्ड का इस्तेमाल करा जाता है, ये सवाल है। देखिए, जो हेडर आंसर दे रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि हेडर में लिखा होता है सर स्लैश मैडम, बस इतना सा, वो डिस्क्राइब कुछ नहीं करता। फुटर जो है वो आंसर नहीं है, बिकॉज वहां पे आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन, आपका एड्रेस, फोन नंबर वगैरह लिखा होता है, तो ये भी नहीं है। सब्जेक्ट और कंटेंट में, कंटेंट को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, सब्जेक्ट करता है। आप इन शॉर्ट लिखते हैं वहां पर कि ये जो पूरा मैसेज है, मेल है, वो किस बारे में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है जी। फॉर्मल लेटर के जैसे ही आप इसे मान सकते हैं। A dash device is any hardware component that allows you to enter data and instructions into a computer। थोड़े बहुत सवाल और हैं, फटाफट पूरे करिए और फिर मैं आपको फ्री कर देता हूँ। बिल्कुल सही। कोई गेस करना चाहेगा कितने सवाल हो चुके हैं अभी तक इस सवाल को मिला के? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है जी। इनपुट डिवाइस ही जो है आपको अलाउ करती है डेटा एंटर करने का, ये जो पूरा फीचर है। 51 क्वेश्चन है, एक दो बच्चों ने एग्जैक्ट गेस करा था, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं जी, अगला सवाल। 59 क्वेश्चन है जहां तक मेरा आइडिया है इस फाइल में, ये सारे पूरे करा के फिर भेजूंगा। What does the acronym BIOS stand for? Basic Input Output Systemization। टोटल इसके बाद 7 क्वेश्चंस हैं जहाँ तक मेरा आइडिया है, हाँ 7 हैं स्लाइड के हिसाब से भी। ये सब तो फुल फॉर्म वाली आपको फाइल में दिया गया है, मुझे लग रहा है आप लोगों ने वो पढ़ा नहीं है। पढ़ा है ना सभी ने? देखिए, वो पढ़ना पड़ेगा आपको, याद करके आपको पेपर में जाके टिक करना है। मेरी जिम्मेदारी वहीं पे पूरी हो जाती है जब मैं उस फाइल को देख के आपको समझा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद आपकी मेहनत है। कुछ बच्चे 12 को बाइनरी कह रहे हैं, कुछ बच्चे 34 को बाइनरी कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? इनमें से कौन सा बाइनरी है? बिल्कुल सही, 1 जी। समझ गए ना? बाइनरी का ये मतलब नहीं है कि दोनों ही लिखे हों। बाइनरी का मतलब जो कंप्यूटर जिसे समझ सकता है, एक को समझ सकता है, तो वो आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। अगला सवाल, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज डैश इट। बस 5 सवाल और हैं, इसके बाद ये करिए और आज़ाद हो जाइए इस क्लास से। उसके बाद 1 बजे जीके की क्लास, 4 बजे आपकी जो है फिर से कंप्यूटर की क्लास, उसके बाद 7 बजे जीके की क्लास, 8 बजे केमिस्ट्री क्लास। बस इतना ही है आज, ज़्यादा नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, एडिटिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस इज नोन एज एडिटिंग। मनोज, मैं देखता नहीं हूँ, चेक नहीं करता, मतलब मेरी सोच थोड़ी इससे अलग है कि उनके नाम पे फोकस रखें जो सही आंसर दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये क्लास इसलिए थोड़ी पहले रोकी जा रही है दीपशिका, जिससे कि आप अपने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस कर सके। देखिए, जो कंटेंट कराना है उसे मैं अननेसेसरी लंबा खींचूंगी, जैसे आज एक क्लास ले लेता, फिर कल एक ले लेता, परसों एक ले लेता, तो 28 के आसपास पहुंच जाते। बट पर्पस आपको क्लास में बुलाना नहीं है, पर्पस है कोर्स को कराना, तैयारी कराना, रिवीजन के लिए टाइम देना और आपको पेपर देने भेज देना। आप अपने साथ बांधे रखना एक टीचर का पर्पस कभी नहीं होना चाहिए। पर्पस है आप आए, सीखें और जाएं, पेपर दें। पूरी जिंदगी आप मेरे साथ जुड़े रहें या बैठे रहें, कोर्स को लगाते रहे, दैट इज नॉट द पर्पस। Which of the following refers to containers used to store related documents? फोल्डर होते हैं ना, फोल्डर के अंदर डेटा होता है। आगे चलते हैं, ये बढ़िया सवाल है।
हाँ बिल्कुल ऋतिक, बट इतना समय हो गया है पढ़ाते हुए, काफी साल हो गए हैं, तो अब ये क्यूरियोसिटी बहुत ही कम रह गई है, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है, तजुर्बा इसी को कहते हैं, ज्यादा नहीं सोचता मैं। The dash format reduces an audio file to about 1/10। MP3 सुना होगा, ऑडियो से ही काम अपना बन जाएगा, GIF वगैरह तो नहीं होगा। PNG फोटो के लिए है, डॉक्यूमेंट के लिए है, GIF छोटी छोटी 2-4 सेकंड वाली वो जो एक हल्की एनिमेशन टाइप आती है उस तरीके के है। अच्छा, ऑल द बेस्ट सुमित। ठीक है पुनीत। नहीं, ऑडियो फाइल कह रहा है, ऑडियो फाइल, ऑडियो फाइल तो MP3 ही है ना, PNG फोटो वाला है। नहीं नहीं दिव्यांश, जब रिकॉर्डिंग होती है, मान लेते हैं रिकॉर्डिंग किसी और फॉर्मेट में भी हुई है, ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग जो हम लोगों को अवेलेबल कराई जाती है वो छोटे साइज में कराई जाती है, पूरा का पूरा 4-5 मिनट का गाना आपको 1-2 MB में दे दिया जाता है, MP3 फॉर्मेट में। हो सकता है ओरिजिनल रिकॉर्डिंग किसी और फॉर्मेट में हुई है, तो वो जो कन्वर्ट होने के बाद पब्लिक को अवेलेबल होता है वो MP3 फॉर्मेट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कई लोग फंस गए हैं, देखिए वो ये कहना चाहते हैं व्हाट इज इट कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, इसे ई कॉमर्स कहा जाता है। जब आप ऑनलाइन कोई चीज खरीदते हैं, खरीदने को कॉमर्स बोला जाता है, बिजनेस, है ना, और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, समझ पा रहे हैं। ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शंस ओवर द परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स को खरीदना बेचना जो आप करते हैं, यहाँ खरीदना लिखा है बस, उसे ई कॉमर्स बोला जाता है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब। ई शॉपिंग नहीं है। अगला सवाल, इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। क्लास ऊपर हो गई है, डाउट्स फिर अटकेंगे थोड़े से, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा डाउट्स लेना। देखिए हमेशा से ही प्रायोरिटी जो है वो मेन क्वेश्चंस को कराने की रहती है, तो जो फोकस, जो कंटेंट आपके लिए लाया जाता है वो पूरा कराना जरूरी होता है। वही 2 क्लासेस और है, उसमें भी आपके डाउट्स लेने की मैं कोशिश करूंगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर गेमिंग? बिल्कुल हो सकता है मयंक, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाने वाले के की सोच को पकड़ना होगा। टच स्क्रीन भी कहने को हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आज के जमाने में बिल्कुल टच स्क्रीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बट जॉयस्टिक जो है थ्योरी के हिसाब से बेस्ट आंसर पॉसिबल है। इस क्लास का आखिरी सवाल, सुमित अगली क्लास जीके के MCQ कोर्स में है 1 बजे, उससे अगली क्लास इसी कोर्स में है 4 बजे। Which of the following terms is associated with internet or email? Plotter, slide presentation, bookmark या pie chart? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। आपको पता होगा, बुकमार्क्स बना के रखते हो, जैसे आपको यूट्यूब बार बार खोलना है, या फिर जैसे मैं लाइव आता हूँ तो मैंने एक उसका बुकमार्क बना रखा है, सीधा मैं उस पर क्लिक करता हूँ, लाइव आ जाता हूँ, है ना। तो इस तरीके कुछ, जैसे नोबेल प्राइज की क्लास का मैंने एक बुकमार्क बना रखा है, बिकॉज बार बार वो आप लोगों से शेयर करनी होती है, तो उसे बुकमार्क कहते हैं, जो कि आप फ्रीक्वेंटली जिसे आप विजिट करते हैं उसका लिंक वगैरह कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लास दोस्तों कंक्लूड होती है। आप प्रतियोगिता मंत्रा सुमित सर्च करेंगे, वहां पर आप ऑनगोइंग प्लस कोर्सेज में जाएंगे, वहां पर आपको एक मेंस करके कोर्स दिखेगा जीके का, उस कोर्स के अंदर है 1 बजे क्लास, 4 बजे इसी कोर्स के अंदर क्लास है। लीडर बोर्ड आप सभी के सामने आ चुका है, 59 क्वेश्चन हमने कवर करे हैं दोस्तों, और लीडर बोर्ड आप सबके सामने है, जिसमें वी आप रैंक 1 है 51 क्वेश्चन के साथ, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। युवराज आप रैंक 2 है 50 क्वेश्चन के साथ, और साक्षी आप रैंक 3 हैं 59 क्वेश्चंस के साथ। गोपाल, अखिल, यूजर, दिव्यांश आप सभी के 49 क्वेश्चन ईच सही हैं, आप रैंक 4, 5, 6, 7 रिस्पेक्टिवली हैं। आलू, अंकित, ऋतिक आप तीनों रैंक 8, 9, 10 हैं 48 क्वेश्चन के साथ। कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ। सबसे पहले, जितने भी यहाँ बच्चे हैं उनमें से सबसे ज्यादा टाइम किसने लिया है? आधा मिनट आप लोगों से बात करूंगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा टाइम इन 10 में से किसने लिया है? रैंक 1 ने। आई होप आपको मैसेज मिल रहा है कि इट इज अबाउट द एक्यूरेसी, ठीक है। दूसरे नंबर पे, भले भले ही जो रैंक 1 है उसके 8 क्वेश्चन गलत है, और रैंक 10 के आप देखोगे तो 11 क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब रैंक जो है वो एक्चुअल एब्सोल्यूट मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती है। ये इसका मतलब ये सेट मुश्किल सेट था, तो पेपर में भी अगर कभी आपके ऐसे 7-8 सवाल गलत हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दूसरों के भी गलत हो रहे हैं अपना काम बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? यानी अगर आपसे 5-7 सवाल छूट भी गए, आपको दिख रहा है पेपर टफ है, लंबा है, अजीबोगरीब है, तो वो सबके लिए है। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे कि मैं युवराज से बात करूं, अब युवराज को मैं बिना रैंक दिखा उनका स्कोर बताऊं कि तुम्हारे 50 सही है 59 में से, तो युवराज को यकीन नहीं होगा कि वो क्लास में रैंक 2 है, क्योंकि 9 सवाल गलत हो गए। बट क्योंकि सवाल ही मुश्किल थे तो सबके गलत हुए। तो रैंक इज द क्राइटेरिया, नॉट द एब्सोल्यूट मार्क्स, ठीक है। एग्जाम में पता नहीं लगता, बट पेपर देते समय सागर अंदाजा लग जाता है कि ये सवाल रैंडम है, फालतू है, या फिर ऐसा है जो बाकियों को पता होगा।
जैसे कुछ सवाल मुश्किल ही होते हैं, जैसा वो मैंने वो डॉलर वाले साइन का कराया था, वो सबके लिए मुश्किल था, है ना? तो इट इज़ अबाउट द रिलेटिव परफॉर्मेंस जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होता है, नॉट द एक्चुअल मार्क्स, ठीक है? यहाँ पर ये क्लास कंक्लूड होती है दोस्तों, लीडर बोर्ड एक बार दोबारा देख लीजिए। आप सभी का आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इस क्लास की जो कट ऑफ है वो रहेगी 29 मार्क्स, अच्छे स्कोर की आप बात करते हैं तो वो रहेंगे 38 मार्क्स। आप देखिए आप कहाँ खड़े हैं। आने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। टेक केयर। गुड बाय। मिलते हैं आप सभी से एक बहुत-बहुत शुक्रिया। ईथन सेक्शनल स्कोर भेजते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। और एक बढ़िया बात बताता हूँ, मॉक्स जो मेरी नज़र में आप सबके स्कोर से आ रहा है वो ये है कि मॉक्स ही थोड़े से रैंडम बन रहे हैं। तो इस स्कोर के बेसिस पे मत जाइएगा पेपर देने, रैंक को ज़्यादा फोकस में रखिएगा। जो मैथ्स में और रीजनिंग में आप जिन क्वेश्चंस में अटक रहे हैं उन्हें रीट्राई आप ज़रूर करिएगा। इंग्लिश में अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपका वीक है उस पे काम करिएगा। जीके में जितना बन पाए उतना बना लीजिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और मैथ्स और रीजनिंग में 130 है, इसमें भी देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट का भी स्कोप है। आप एक बार देखिए कि क्या गड़बड़ आ रही है कि ये नंबर 160 के आसपास नहीं जा रहे हैं, ठीक है? बाकी डिपेंड करता है आपकी मैथ्स कैसी है, रीजनिंग कैसी है। स्टिल यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा-सा स्कोप है। प्रैक्टिस करते रहिए, घबराइए मत। इस कोर्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेट या डिमोटिवेट मत होइए, कल भी मैंने यही कहा था। रिलैक्स करिए। जो वीक पॉइंट्स है ईथन आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको अलजेब्रा के वो शॉर्टकट्स नहीं आते, आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस नहीं याद, जो आपको ईमानदारी से पता है ना, बस वो पढ़ के चले जाओ, बाकी कुछ नहीं। एग्ज़ाम में भी थोड़ा-सा ज़्यादा समय आपको मिलेगा तो आपको खुद रीड करना होगा बस, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है अनुराग, वो मुझे नहीं लगता पेपर में आएँगे अनुराग। मुश्किल से मैच द फॉलोइंग का 1 सवाल आ गया तो आ गया, 2 आ गए तो आ गए, इससे ऊपर नहीं आएँगे। आप देख लेना ये बात, क्योंकि एसएससी ही पेपर ले रहा है और कोई पेपर नहीं ले रहा है। पेपर वैसा ही आना है जैसा हर बार आता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बाकी जब आ जाएगा तो भी आप देख लेंगे इस बात को। यस दीपशिखा बिल्कुल सही है, आ भी तो सकते हैं, समझा नहीं है पहुँची, क्या आ भी सकते हैं? नहीं आने बिल्कुल देखिए सकते पे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है, वो कहता है कि बहुत ज़्यादा नहीं आएँगे। आ तो सकते ही हैं, पहले भी आए ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 30 सवाल हैं, 30 में से 20 सवाल मैच द फॉलोइंग के, ऐसा नहीं होने वाला। वैसे भी इंग्लिश समझा नहीं आपका सीरियल यूनिवर्सिटी है हाँ, कि ये सब कुछ और भी है क्या इसके साथ आपका डाउट? एक और है शायद। जो जाना चाहे जा सकता है, सिर्फ डाउट लिए जा रहे हैं। हिंदी रीजन को सीरियल इंग्लिश में जाएगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होगी, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। बाकी अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो किसी एक एजुकेटर को पकड़िए और उस एजुकेटर का अच्छे से एक पूरा कोर्स लगाइए इंग्लिश का, समय निकाल के, अभी आपके पास समय है और उसके बाद मेरा ख्याल काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा आपकी इंग्लिश में। गुआची एक बार पेपर हो जाए फिर बात करेंगे इस बारे में, ये बेस्ट रहेगा ना? आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, मैं बस ये कह रहा हूँ पेपर हो जाए फिर देखते हैं जो भी होगा। हो सकता है 50 के 50 आ गए या 30 के 30 आ जाए, वो जो होगा देखी जाएगी। अभी ये कंसर्न नहीं है कि कितने मैचिंग आएँगे, कितने क्या आएँगे, अभी कंसर्न ये है कि जो भी आएगा हमें बनाने आने चाहिए बस। देखिए ऋतिका, जैसा आपको पर्सनली ठीक लगे आप वैसा करिए। नेटवर्क के टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन एरिया पूछा था, ऑप्शन में 3 और 4 दोनों थे, उसमें 3 पर नेटवर्क किया। अब ये तो फँसाने वाली बात है युवराज, एक्चुअली 4 होते हैं, प्रूफ देता हूँ मैं आपको। आपने एनसीईआरटी का डेटा देखा था उस दिन जब मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पे? मेरे पे विश्वास मत करो, मैं इंसान हूँ, हो सकता है मैंने कुछ गलत बता दिया हो। एनसीईआरटी ने 4 बोला, हेंस प्रूव्ड, ठीक है? बाकी देखिए फाइनल कॉल तो आप ही को लेना है, 3 भी होते हैं कई किताबों में, 4 भी होते हैं कई किताबों में, तो किस पे डिपेंड करें? सरकारी किताब पे। मेरा ख्याल तो 4 की तरफ आपको जाना चाहिए, फाइनल कॉल बाकी आप ही का है। देखिए ऋतिका, ये आपका कॉल है बेटा, क्योंकि आपको पढ़ना है। मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है इंग्लिश में पढ़ना आप चाहते हैं तो इंग्लिश में आप पढ़िए।
ये कौन से एग्जाम का है कौशिकी? सीजीएल का? ये सीजीएल टीयर 2 का है, ये जो अभी आपका मार्च में हो रहा है। कुछ गड़बड़ होगी, आप थोड़ी देर थोड़े समय के बाद दोबारा चेक करिएगा। ये कौन से रीजन का है? सीआर का है, किसका है? और कोई आप में से है जो सीआर का है, उसने चेक करा है अपना एडमिट कार्ड वगैरह? ये इनके पार्ट पे कुछ इशू है, आप एक बार दोबारा ट्राई करिएगा ओपन करने की। अगर फिर से बार बार यही आ रहा है तो आप इनकी मेल आईडी पे या फोन नंबर पे एक बार बात करिए एट द अर्लीस्ट, ठीक है? ये इन्हीं के पार्ट पे गड़बड़ है, तो बहुत ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। स्टिल एक बार कांटेक्ट कर लेंगे, बता देंगे। रिपोर्ट मतलब ईमेल जरूर करिएगा, सिर्फ टेलीफोनिक वे में काम मत करिएगा। एक प्रॉपर ईमेल करके इसका स्क्रीनशॉट जो है आप जो है लगा दीजिएगा। अगर आपने अभी तक पढ़ लिया है तो जब चाहे बंद कर सकते हैं सागर। देखिए, अगर आप अभी मेंस देने जा रहे हैं ना सागर, तो जितना आपने कर लिया है उतना काफी है, कोई नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 2023 के लिए कर रहे हैं आप? ये मेंस आपने ये लिखा है जो 2023 का मेंस होगा, उसकी आप बात कर रहे हैं? देखिए, सीजीएल की इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं आती जो इतना ज्यादा करना पड़े, ठीक है? फिर भी आप कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, एक एज देगा बाकी बच्चों के आगे, ठीक है? तो अभी तो पढ़ते रहो, ठीक है? यहाँ से वहां तक पढ़ते ही चलो, पढ़ते ही चलो, पढ़ते ही चलो, ठीक है? समझ पा रहे हैं बात को? दूसरे पॉइंट पे, क्लोज टेस्ट के नोट्स कैसे बनाऊं? अभी के लिए नोट्स पे ज्यादा चिंता मत करो, बिकॉज के नोट्स नहीं बन सकते। पीडीएफ विद एनोटेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे गो थ्रू कर लीजिएगा, इतना काफी है। बिकॉज अभी 23 में टाइम है, तो अभी आप जो है जितना कर पाए, जैसे कर पाए करते रहिए, ज्यादा चिंता मत करिए। बहुत ज्यादा प्लानिंग पे, इस पॉइंट पे फोकस ना करते हुए आप फोकस रखिए कि हाथ से ज्यादा क्वेश्चन आप अपने निकाल पाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। कीप प्रैक्टिसिंग, नथिंग एल्स। प्रैक्टिस करते रहिए, जो सवाल गलत हो रहे हैं उन पे फोकस कीजिए, और पेपर में बिना घबराए जाके अपना पेपर देखिए। बाकी और कुछ नहीं, आप सही जा रहे हैं। अगर मैं पेपर नहीं देने जाता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप जब चाहे छोड़ दीजिए, चाहे चले जाइए, 0 नंबर लेइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं इन शॉर्ट कपिल बताता हूँ, आप डब्ल्यू का पेपर दे देना, ठीक है? कॉम्बिनेशन बना के दिखाता हूँ। 390 नंबर का आपका पेपर है, जो कि जिससे आप सीएसएस में या जीएसटी में, एमईए में, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है? इसकी एक अलग कट ऑफ बनेगी। 200 नंबर का एक अलग पेपर होगा जो कि डब्ल्यू का है, तो डब्ल्यू की कट ऑफ 590 में से बनेगी। आप इस 200 के पेपर को एब्सेंट हो जाओ, 200 ले आओ, 0 ले आओ, माइनस के 30 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बाकी पोस्ट के ऊपर। जो डब्ल्यू की कट ऑफ होगी, अगर आपने उसे निकाल लिया तो डब्ल्यू बन जाएंगे, अगर आपने उसे नहीं निकाला तो आप बाकी पोस्ट के लिए फिर भी एलिजिबल रहेंगे। यानी डब्ल्यू जेएसओ के पेपर्स में नो लॉस सिचुएशन होती है, ठीक है? मेरे सिस्टम में तो बाय डिफॉल्ट कॉलम नंबर नहीं दिया गया है, मुझे इधर से विजिबल नहीं है, उल्टा है ये। ये दिख नहीं रहा है, बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये नंबर में है, या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? विजिबल नहीं है, आपको एक प्रॉपर फोटो भेजनी होगी मुझे। ऐसा वैसा होता नहीं है, कुछ सेटिंग वेटिंग में कुछ चेंज होगा, बाकी बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप मेरे कहने से काम करेगा, आप ssc.nic.in पे जाइएगा अभी, ठीक है? वहां पर एक लेटेस्ट नोटिस आया है सीजीएल टीयर 2 का। बहुत ही बढ़िया तरीके एसएससी ने क्लियरली समझाया है उसमें कि आपका पेपर किस तरीके कंडक्ट होगा, ठीक है? मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए, सुबह 9 बजे से लेकर आपका जो पेपर है 11:15 बजे तक चलेगा, जिसमें आपके सारे मॉड्यूल हो जाएंगे। उसके बाद आप जो है पेपर देंगे, आपका उसके बाद टाइपिंग वाला पेपर होगा और आप बाहर आ जाएंगे। इन दोनों के बीच में पेपर वन के मॉड्यूल, पेपर वन के सेक्शन 1, 2 और सेक्शन 3 के मॉड्यूल नंबर 1 को एक साथ लिया जाएगा, और उसके टाइपिंग वाला पेपर अलग से होगा, ठीक है? इन शॉर्ट अभी के लिए बताता हूँ बेटा, वो फाइल मेरे पास अभी यहाँ नहीं है, तो थोड़ा सा आपको शायद समझ में ना आ रहा हो। आप ssc.nic.in पे जाइएगा, लेटेस्ट नोटिस देखिएगा टीयर 2 का, आपको वहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है? आपको ये समझना है जी मॉड्यूल 1, 2 ये सब क्या है, तो सीजीएल के नोटिफिकेशन को खोलिएगा, तो उसके टीयर 2 पे जाइएगा, उसमें सर्च करिएगा टीयर 2, आपको वो डेटा वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है?
अगला डाउट ऋतिक आपका खुल रहा है, क्या हो गया? मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपका डाउट अटक गया है किसी वजह से। क्या आप सभी को आवाज आ रही है? कुछ साइट में इशू है दोस्तों, मे बी, ठीक है, तो आप मुझे अगली क्लास में भेजिएगा अपना डाउट। ऋतिक का डाउट दोबारा आ गया है। प्रतीक आपका डाउट मैं उठा रहा हूँ, आपने जो कंप्यूटर को लेकर भेजा था। 2 लेवल पे हम काम को करेंगे। सबसे पहले प्रतीक हम वो सवाल लगाएंगे जिसके लिए हम 100% श्योर है, ठीक है। मान लेते हैं 20 में से 10 सवाल है जो हम 100% श्योर है, पहले उन्हें टिक करेंगे, और उसके बाद वो सवाल जिसमें हम 2 में कंफ्यूज है उसमें गेस करेंगे, बाकी सवालों को हम छोड़ देंगे। अननेसेसरी रिस्क नहीं लेंगे कि 4-5 सवाल भी हमने तुक्के मारे और वहां पे हम फंस गए, ऐसा काम नहीं करेंगे। ये ऋतिक का मैं डाउट ले रहा हूँ। बिल्कुल सही बात लिखी है ऋतिक आपने। ये जो आपने हाईलाइट करा है बिल्कुल सही, आपने पॉइंट पकड़ा। ये ओपन एंडेड छोड़ा है एसएससी ने, तो ये आपने जो लिखा है बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल होगा। बाकी देखते हैं क्या होगा। कभी कभार क्या होता है कि सीधा कंप्यूटर की वजह से आप उस पेपर में ही नहीं बैठ पाए, मतलब आप उस कट ऑफ के लिए एलिजिबल ही नहीं है उस पर्टिकुलर पोस्ट की, तो ये सब चीजें होंगी। अब नया पैटर्न बना है तो धीरे धीरे समझ आएगा कि क्या इसमें खामियां हैं, क्या कैसा है। नमस्ते आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए आप एक काम करना आशीष, सिर्फ फॉर्म भर देना। आप अभी भरो या 6 के बाद भरो, सिर्फ फॉर्म भर देना अभी। बहुत ज्यादा इसकी स्ट्रेटजी के बारे में भी डिस्कस नहीं करूंगा। इन शॉर्ट देखिए, इसकी तैयारी एसएससी से ऊपर के लेवल की तैयारी होगी। अगर आप जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हो तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने मुझसे पढ़ रखी है तो वो पढ़ने के अलावा भी काफी चीजें आपको और करनी पड़ेगी। जैसे कुछ किताबें हैं, आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल की कुछ किताबें हैं, फॉर एग्जाम्पल राजीव आहिर है, इसका सिलेक्टिव पोर्शन आपको पढ़ना होगा। इन शॉर्ट डेटा जो मैंने पढ़ा रखा है वो अच्छे से अगर आप तैयार करके उसके साथ एक सप्लीमेंट्री किताब पढ़ लेते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छे खासा इसके अंदर स्कोर आ जाएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए मैं आपको, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंटरनेट की मदद लेनी होगी। करंट अफेयर्स जनरल चीजें, आपको करंट अफेयर्स 1 साल के आसपास का पढ़ के जाना होगा। इंग्लिश एसएससी से ऊपर लेवल की आती है, तो इंग्लिश आप जहां से भी पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़िएगा और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर भी देख लेंगे तो अच्छा रहे, ठीक है। बाकी इसका डिस्कशन हम फिर कभी दोबारा करेंगे आपके मेंस के बाद। चलिए दोस्तों, आपसे मिलता हूं मैं आने वाली क्लास में। मैस्ट्रो आपका रेज अ हैंड और डाउट आने वाली क्लास में लूंगा, ठीक है। 1 बजे क्लास है, आप उसमें आ सकते हैं, उसमें आपका मैं डाउट ले लूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।